प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है प्यारे बच्चों रोटेशनल के लिए, इसलिए आप ध्यान दें कि सर्कुलर मोशन हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट दुनिया में चलते हैं। इस दुनिया को हम लोग कहते हैं एंगुलर वेरिएबल्स की दुनिया। किसकी दुनिया? एंगुलर वेरिएबल्स की दुनिया। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने पढ़ा है S फॉर डिस्प्लेसमेंट, ओके, V फॉर वेलोसिटी एंड A फॉर एक्सेलरेशन। ओके प्यारे बच्चों, ये सारी की सारी जो हमने कहानी पढ़ी थी, ये कहानी इससे पहले हम लोगों ने बेसिकली काइनेमेटिक्स में पढ़ी थी। अब हम लोग सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। अब जरा देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ एक ऑब्जर्वर ए, यहाँ एक ऑब्जर्वर बी, यहाँ एक ऑब्जर्वर सी, दोनों क्या कर रहे हैं? माइकल शूमाकर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तीनों ए, बी और सी। ओके, तो मैं आपसे कह रहा हूँ यार, ये इसी स्पीड v से जा रहा है और ये जो पाथ ऑफ द लेंथ है, पाथ ऑफ द लेंथ कितना है? s। तो जरा बताइए, ए बी सी में से अगर ए भी इसको शूट कर रहा हो कैमरे से, बी भी इसको शूट कर रहा हो कैमरे से और सी भी इसको शूट कर रहा हो कैमरे से, तो इस सिचुएशन में किसको ज्यादा एंगल घुमाना पड़ेगा? यानी कि सबसे बढ़िया जगह ए की होगी, बी की होगी या सी होगी? तो आपका ऑब्वियस आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन सी वाला, क्योंकि जो सी का एंगल अगर आप देखेंगे थीटा सी, ये थीटा बी और ये थीटा ए, दिस थीटा ए इज लेस देन थीटा बी इज लेस देन थीटा ए। यानी कि सोचो जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचा, तीनों के केस में, तीनों के लिए अगर मैं पूछूं एस क्या है, तीनों के लिए सेम है। यानी कि दैट डिस्टेंस एस ए, एस बी, एस सी इज सेम फॉर ऑल थ्री। लेकिन अगर बात करें एंगल की, तो एंगल सबसे ज्यादा इसको चलना पड़ा और सबसे कम इसको चलना पड़ा। इसका मतलब अब इन वाले एंगल, इन वाले वेरिएबल से काम चलने वाला नहीं है। यानी कि जैसे अपन डिस्टेंस बोल देते थे, डिस्टेंस तो तीनों के लिए क्या है? सेम। लेकिन जरा सोचिए, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसके लिए सबसे ज्यादा है और इसके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है। तो यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो चीजें हम लोग पढ़ रहे थे इन सबको हम लोग एंगल की टर्म्स में पढ़ेंगे। कुछ नहीं करना है, ये एस कहलाता था मेरा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में भी ये सारी बेटे लीनियर टर्म है। तो यहां लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, यहां लिख रहा हूं वेलोसिटी, यहां लिख रहा हूं एक्सेलरेशन। और अगर यही सब चीजें किसकी फॉर्म में आ जाए प्यारे बच्चों, ये सब चीजें एंगुलर की फॉर्म में आ जाए, तो जो काम एस का है वो किसका है? थीटा का। जो वी का है वो किसका है? ओमेगा का। और जो ए का है वो किसका है प्यारे बच्चों? अल्फा का। यानी कि जो लीनियर मोशन में एस काम करता है वही एंगुलर मोशन में थीटा काम करता है। लीनियर मोशन में जो वी काम करता है, एंगुलर मोशन में वो ओमेगा काम करता है। लीनियर मोशन में जो ए काम करता है, एंगुलर मोशन में वो अल्फा काम करता है। इसका मतलब सारे के सारे नए खिलाड़ी आ गए। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये क्रैश कोर्स है, लेकिन फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा जहां जहां से क्वेश्चंस मिलेगा उन टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों? कवर करेंगे। तो एस की जगह कौन आ गया? थीटा। वी की जगह ओमेगा। ए की जगह क्या आ गया प्यारे बच्चों? अल्फा। दीज वेरिएबल्स आर टर्म्ड एज एंगुलर वेरिएबल्स। तो प्यारे बच्चों, जैसे इक्वेशन आप पढ़ते थे, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v square is equals to u square plus twice as। इसी तरह से यहाँ पे इक्वेशन आ गई है, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। जो काम यहाँ पे एस कर रहा है, क्या वो थीटा कर रहा है? यस सर। तो क्या ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और यहां से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड क्या होती है प्यारे बच्चों? इंक्रीज करती है। ये एंगुलर वेरिएबल्स हैं। अगर ओमेगा की डायरेक्शन और अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ओमेगा विल इंक्रीज। और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर अगर ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो प्यारे बच्चों ओमेगा विल डिक्रीज। तो इस बात का प्यारे बच्चों ध्यान रखें कि ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में तो एंगुलर स्पीड बढ़ती है, ओमेगा अल्फा अपोजिट होते हैं तो एंगुलर स्पीड घटती है। एक और इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों ध्यान दें, ये जो डिस्प्लेसमेंट एस है, क्या है डिस्प्लेसमेंट एस? ये जो डिस्प्लेसमेंट एस है, मान लीजिए ये कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर जा रही है, यानी कि ए से कहां पहुंची? बी से पहुंची, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? एस। अब मैं कह रहा हूं यार ये ऑब्जर्वर है ओ, और कह रहे बच्चों ये ऑब्जर्वर है पी, तो ऑब्जर्वर ओ के लिए ये एंगल होगा
थीटा ए, जबकि ऑब्जर्वर बी के लिए ये एंगल होगा थीटा बी। यानी कि ऑब्जर्वर ओ के लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस ही है, ऑब्जर्वर पी के लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस ही है, लेकिन ऑब्जर्वर ओ के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ऑब्जर्वर पी के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्यारे बच्चों अलग अलग है। इसका मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होते हैं, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रेम के साथ साथ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे भी क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। इसलिए जब भी आप कभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो, एंगुलर वेलोसिटी लिख रहे हो, एंगुलर एक्सेलरेशन लिख रहे हो, तो यू हैव टू स्पेसिफाई कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है। आप समझ सकते हैं, ये जो पॉइंट ओ पर खड़ा हुआ व्यक्ति है वो कह रहा है कि यार ये वाला जो एंगल है, अगर ये एंगल कितना है थीटा प्यारे बच्चों, तो ज्योमेट्री से ये एंगल कितना है 2 थीटा, यानी कि इसके लिए 2 थीटा घूमा, जबकि इसके लिए कितना घूमा, इसके लिए थीटा घूमा, जबकि दोनों के लिए एस क्या था, सेम। इसका मतलब ये जो वेरिएबल्स थे ये एक फ्रेम में तो सबके लिए सेम थे, लेकिन ये वाले वेरिएबल्स एक फ्रेम के अलग अलग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे भी क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। इसलिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन होते हैं प्यारे बच्चों, ये पॉइंट पर भी डिपेंड करते हैं कि एक्चुअल में पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है। आइए आपको इसकी डायरेक्शन निकालने का तरीका बताता हूं कि कैसे हम लोग ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन को प्यारे बच्चों कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। इसका राइट हैंड थंब रूल का ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, ध्यान दें। मान लीजिए कोई पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, तो सीधा हाथ निकालिए, ऐसे घुमाइए। जब आप ऐसे घुमा रहे होंगे तो जो आपके हाथ का अंगूठा है वो बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि ये आ रहा है आउटवर्ड। आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब कुछ इस तरह से, यानी कि इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी तरफ तीर चला रहा हो। और अगर आप अपने सेंस ऑफ रोटेशन को क्या कर देंगे, सेंस ऑफ रोटेशन को चेंज कर देंगे, यानी कि आप इधर की तरफ जा रहे होंगे तो सीधे हाथ को जब आप ऐसे घुमाएंगे तो जो अंगूठा है वो अंगूठा इनवर्ड आएगा, यानी कि उस सिचुएशन में इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस होगी। तो इसका मतलब अगर कभी एंगल ऐसे घूम रहा है, यानी कि ये थीटा है, तो थीटा की डायरेक्शन क्या होगी प्यारे बच्चों, डॉट होगी। और अगर कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो इसका जो थीटा होगा वो क्या होगा, क्रॉस होगा। प्यारे बच्चों जो डायरेक्शन थीटा की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, वही डायरेक्शन क्या होगी, ओमेगा की। लेकिन जो अल्फा की डायरेक्शन होती है, अल्फा की डायरेक्शन इस बात पे डिपेंड करती है कि एंगुलर स्पीड बढ़ रही है, एंगुलर स्पीड कम हो रही है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है और सर्कुलर पाथ पर घूमते समय अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, यानी कि कुछ इस तरह से। मैंने आपसे कहा कि देयर इज अ क्वेश्चन, एक पार्टिकल जो कि सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है और प्यारे बच्चों सर्कुलर पाथ पर इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है। ओके, स्पीड इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब जिसका ओमेगा है ऑब्वियसली वो क्या होगा, बढ़ रहा होगा। तो अब आपसे अल्फा की डायरेक्शन पूछ रहा है, तो ये थीटा, ये ओमेगा और ये क्या है, अल्फा। सबसे पहले थीटा की डायरेक्शन क्या हुई सर, थीटा की डायरेक्शन हुई डॉट, आउटवर्ड है। प्यारे बच्चों जो थीटा की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है, ओमेगा की, यानी कि डॉट है। लेकिन जरा सोचो स्पीड बढ़ रही है, स्पीड कब बढ़ती है, स्पीड तब बढ़ेगी जब ओमेगा अल्फा को क्या कर रहा होगा, सपोर्ट। तो इसका मतलब जो अल्फा की डायरेक्शन होगी यही एक्चुअल में अल्फा की डायरेक्शन भी होगी। प्यारे बच्चों अगर मान लो इसी सिचुएशन में एक पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा हो और आपसे कह रहा है कि पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो पार्टिकल की स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब इसका ओमेगा क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। यानी कि इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो डायरेक्शन ओमेगा की होगी और जो डायरेक्शन अल्फा की होगी ये एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो जरा सोचिए अगर ये पार्टिकल इधर जा रहा है तो क्या प्यारे बच्चों इसके थीटा की डायरेक्शन, यस सर, दैट थीटा वुड बी डॉट। व्हाट अबाउट द ओमेगा, सर इसका जो ओमेगा होगा वो भी क्या होगा, डॉट। लेकिन चूंकि इसकी स्पीड क्या हो रही है, कम, तो इसका मतलब जो इसका अल्फा होगा वो अपोजिट होगा, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज क्रॉस। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले
थीटा, ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शंस क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सर्कुलर मोशन को शुरू करते समय आज मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बताऊंगा। मैं आज आपको फोर्स को रिजॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, इसलिए प्लीज लेक्चर को, पूरा ही लेक्चर को ध्यान से देखें। मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूं। तो प्यारे बच्चों, रिपीट करता हूं। सबसे पहले एंगुलर वेरिएबल्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और कैसे इनके बीच में रिलेशन है वो हम समझ गए हैं। इनकी डायरेक्शंस कैसे आपको कैलकुलेट करनी है, राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट करनी है। और आपको ये भी पता लग गया है कि इन इक्वेशंस में अगर अल्फा ओमेगा सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के साइन पॉजिटिव होंगे, उस केस में एंगुलर स्पीड बढ़ती है। और अगर अल्फा ओमेगा अपोजिट होते हैं तो उस केस में एंगुलर स्पीड की वैल्यू कम होती है। अब हम लोग क्या करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे, यानी कि वी विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा। प्यारे बच्चों, वी और ओमेगा के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ट्रैक है, इस ट्रैक पर ये पॉइंट ए, ये बी और ये प्यारे बच्चों सी। हम आपसे कह रहे हैं यार, एक कार यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चली और ये सेम टाइम में कहाँ पहुंची, सेम टाइम में इन पॉइंट्स पर पहुंची। ओके, ए कार इज मूविंग फ्रॉम ए बी एंड ए सी। तीनों की तीनों कार कहाँ जा रही हैं, तीनों की तीनों कार सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहे हैं और एक साथ कहाँ पहुंचती हैं, ए बी और सी पर। तो प्यारे बच्चों, जो तीनों को लगने वाला टाइम क्या है, सेम। क्या तीनों का थीटा भी क्या है, सेम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अक्सर पूछा जाता है, तीनों का थीटा भी क्या है, सेम। तो सर इसका मतलब थीटा ए इज इक्वल्स टू थीटा बी इज इक्वल्स टू थीटा सी, यानी कि तीनों के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सेम। तो क्या तीनों का रेशो प्यारे बच्चों 1:1:1 आ जाए? यस सर। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों ओमेगा की। ओमेगा होता है that omega is simply theta a by t. ओके, तो यानी कि दिस इज ओमेगा a। प्यारे बच्चों, ओमेगा b को लिख सकता हूँ थीटा b by t और ओमेगा c को लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों थीटा c by t। और चूंकि इनके रेशो 1:1 है तो इनके जो ओमेगा होंगे, इनके ओमेगा के जो रेशो होंगे 1:1 आ जाएंगे। यस सर, यानी कि दे ऑल विल हैव द सेम एंगुलर वेलोसिटी। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं v इज इक्वल्स टू क्या होता है, r ओमेगा, है ना। वी आई भी इस पे डिटेल में चर्चा करने वाला हूं, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। तो प्यारे बच्चों, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा में मैं देख रहा हूं कि सबके ओमेगा क्या आ रहे हैं, सेम। अभी अगली चर्चा इसी फॉर्मूले के ऊपर करेंगे, इस पर बहुत रिसर्च करेंगे। फिलहाल आप याद रखें कि v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा। प्यारे बच्चों, v आर और ओमेगा में रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, चूंकि यहाँ पर सबका ओमेगा क्या आ रहा है, सेम। तो इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट है। तो क्या प्यारे बच्चों, v प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, r। तो जिसकी रेडियस ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, जिसकी रेडियस कम उसकी स्पीड कम। तो क्या इसकी रेडियस सबसे ज्यादा होगी? यस सर। क्या इसकी रेडियस उससे कम होगी, इसकी रेडियस सबसे कम होगी? तो मैं कह सकता हूं कि जिसकी रेडियस ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब जो ए वाला पार्टिकल होगा इसकी स्पीड सबसे कम, फिर बी की होगी, फिर इसकी होगी सी की, यानी कि इनकी लीनियर स्पीड्स क्या होंगी, अलग अलग होंगी। और जो इनकी स्पीड्स के रेशो होंगे वी सी वी बी और वी ए के जो रेशो होंगे प्यारे बच्चों, वो ये डिस्टेंस आर सी आर बी और आर सी आर ए के बराबर हो जाएंगे। यानी कि ये कितना है आर बी, ये कितना है आर ए, तो इनके रेशो के बराबर हो जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा झूले पर जब आदमी बैठा होता है तो सबसे ज्यादा रोमांच अनुभव किसको होता है, इसको, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस क्या करता है, ट्रैवल करता है उतने ही टाइम में, तो इसकी लीनियर स्पीड सबसे क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए क्वेश्चन देख के समझ जाए, यही आपसे पूछा जाने वाला है कि इफ द थ्री पार्टिकल्स आर मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एंड रीचेस दीज पॉइंट्स साइमल्टेनियसली और इनके थीटा सेम हो जाए तो इनकी लीनियर स्पीड्स के रेशियो क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। आइए करते हैं अगला सवाल। प्यारे बच्चों, दूसरा टॉपिक जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं किसके ऊपर, रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा। सब लोग जानते हैं वी और ओमेगा के बीच में जो रिलेशन होता है इसको अपन क्या लिखते हैं, आर ओमेगा लिखते हैं। फिर भी थोड़ा सा आज इसको डिटेल में समझने का मन कर रहा है ना। क्या है ये रिलेशन एक्चुअल में। प्यारे बच्चों समझिए, सर्कल के लिए तो ठीक है, ये पार्टिकल किससे जा रहा है, वी वेलोसिटी से। ये क्या है आर, ये कितने डिग्री है 90 डिग्री। तो इसका जो ओमेगा होगा वो कितना आ जाएगा, वी बाई आर आ जाएगा और v इज इक्वल टू आर ओमेगा आ जाएगा। और अब मान लीजिए मुझसे कह रहा है यार, अगर ये पार्टिकल किसी कर्व पाथ पर चल रहा होता, किस पर चल रहा होता, और पार्टिकल इस जगह पर यानी कि कहीं यहां होता P पॉइंट पर और ये कोई पॉइंट होता ओमेगा, इसके रिस्पेक्ट में ओमेगा लिखते,
ओके, तो सबसे पहला काम कुछ नहीं होता, कर्व के इस पॉइंट पर वेलोसिटी की टेंजेंट बनाते हुए, हम सभी जानते हैं, हमने खूब अच्छे से पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों इस v के कितने टुकड़े कर दो, 2 टुकड़े कर दो, हमेशा 2 डायरेक्शन में, एक इस OP के परपेंडिकुलर जिसे आप v परपेंडिकुलर कहेंगे, एक इसके पैरेलल। ओके, तो इस सिचुएशन में अब अगर मैं ओमेगा की डेफिनेशन देखूं तो ओमेगा ऑफ द पार्टिकल एट p अबाउट o, that omega is equals to v perpendicular अपॉन लेंथ लाइन जॉइनिंग, यानी OP। ये मेरे पास ओमेगा का एक जनरल फॉर्मूला है जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, ओमेगा कैलकुलेट कर सकता हूँ। सर्कुलर बात पे तो आपको समझ में आती है, सिंपल v बराबर क्या लगाना है, r ओमेगा लगाना है। ओके, लेकिन अगर आपको प्यारे बच्चों कोई जनरल पार्टिकल कहीं पे भी दिया हो और उस सिचुएशन में आपसे ओमेगा पूछ रहा हो तो बेझिझक v के कितने टुकड़े कीजिए, 2, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, ये लाइन ज्वाइनिंग हो गई। तो इससे आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, उस इंस्टेंट पर ओमेगा की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन समझते हैं। जी हाँ, क्या बच्चों यहां से एक लाइट आ रही है किसी टॉप से, ये वाला लाइन मेरा 45 डिग्री, जो स्पोक होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। ओके, ये टॉर्च घूम रही है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 0.2 रेडियन पर सेकेंड से। ओके, ये जो डिस्टेंस है, से ये दिस डिस्टेंस इज 10√2 मीटर। ओके, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड v ऑफ स्पोर्ट की वेलोसिटी क्या कीजिए, कैलकुलेट। तो प्यारे बच्चों सेम क्वेश्चन है, ये आपको पार्टिकल दिख रहा है, ये वो लाइन ज्वाइनिंग है। तो v के कितने टुकड़े कीजिए, 2, एक टुकड़ा ये वाला, एक टुकड़ा ये वाला। ये वाला एंगल कितना है, 45। तो बेटे ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45। ये 45 होगा, तो क्या ये जो v परपेंडिकुलर है, क्या ये v cos 45 से क्या ये v/√2 होगा, यस सर। और क्या ये वाला भी टुकड़ा क्या हो जाएगा, क्या ये भी होगा v/√2। प्यारे बच्चों मुझे कौन सी वेलोसिटी चाहिए, माफी चाहूंगा, ये होगी v पैरेलल और ये क्या होगी v परपेंडिकुलर। मुझे निकालना है ओमेगा, तो डेफिनेशन से दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू v परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। ये डिस्टेंस कितनी है प्यारे बच्चों, 10√2। तो क्या इस डिस्टेंस v की वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं यूज कर सकता हूँ v की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला ट्रायंगल ए बी और सी। तो ट्रायंगल ABC में जो मेरे पास ये साइन थीटा होगा, दैट साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 5 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 10√2 बाई d लिख सकता हूँ। ये कितना होता है सर, ये 1/√2 इज इक्वल्स टू 10√2 बाई d हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये उधर चला जाएगा, यानी कि d कम्स आउट टू बी 20 मीटर। कितना, 20 मीटर। तो यहाँ से v परपेंडिकुलर कितना आ गया है सर, v परपेंडिकुलर आ गया है मेरे पास v/√2। ओके, d की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों, 20। ओमेगा मुझे 0.2 गिवन है, तो दैट 0.2 इज इक्वल्स टू यस क्या v/20 √2 लिख सकता हूँ। तो दिस v इज इक्वल्स टू 20√2 into 0.2, तो इट कम्स आउट टू बी 4√2 मीटर पर सेकेंड। क्या क्लियर है। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ किसकी, v की। तो प्यारे बच्चों डेफिनेशन से आप समझे कि v बराबर r ओमेगा इज ओनली फॉर सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर कोई पार्टिकल कुछ अजीब सी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, कुछ ऐसे, तो इस सिचुएशन में अगर ओमेगा पूछे तो आपको हमेशा परपेंडिकुलर वेलोसिटी और ये वाला डिस्टेंस चाहिए होता है ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। प्यारे बच्चों ये एक स्कूटर मैन यानी कि पापा कह दो, पापा जा रहे हैं, पापा कहाँ जा रहे हैं, पापा किसी 20 स्पीड से स्ट्रेट ट्रैक पर जा रहे हैं और ये ऑब्जर्वर है प्यारे बच्चों। तो आप देखो जो ऑब्जर्वर है, क्या वो ऑब्जर्वर जब ये पापा जा रहे होंगे तो मान लीजिए सपोज ये पापा है, ओके, और ये ऑब्जर्वर है, जब ये इधर जा रहे होंगे तो क्या इस पार्टिकल की गर्दन कुछ इस तरह से घूम रही होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये अलग बात स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है,
लेकिन ये जो भी ऑब्जर्वर है क्या इसको अपनी गर्दन ऐसे घुमानी पड़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्ट्रेट लाइन पाथ पर तो है, लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिए ये कहीं ना कहीं किसी एंगुलर पाथ पर मूव कर रहा है। तो मुझसे कह रहा है फाइंड ओमेगा ऑफ द कार विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा एज शोन, यानी कि जिस समय ये जिस इंस्टेंट पर कितना एंगल बनाएगा प्यारे बच्चों थीटा, तो उस इंस्टेंट पर मुझे इसकी क्या निकालनी होगी, ओमेगा ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। अगेन प्यारे बच्चों सेम क्वेश्चन है, ये होगी लाइन ज्वाइनिंग, इसको O कह दूं, इस पॉइंट को क्या कह दूं प्यारे बच्चों P, ये मैंने ऐसे बढ़ा दिया, ये ऐसे बढ़ा दिया, V के कितने टुकड़े कर सकता हूं, तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल क्या है थीटा, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, थीटा के साथ वाला सर V cos थीटा, प्यारे बच्चों ये वाला V sin थीटा, ये क्या होगा सर, इट इज V perpendicular एंड व्हाट इज दिस, इट इज V parallel, यस सर। प्यारे बच्चों ये समझ में आ रहा है ना सबको, ये क्या हो जाएगा V sin थीटा, तो क्या ये V parallel हो गया, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ओमेगा दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू V perpendicular अपॉन लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। इसकी वैल्यू मुझे फिर कैलकुलेट करनी है प्यारे बच्चों, ये डी मुझे गिवन है, ये थीटा है, तो एक काम करते हैं ओ, ये हो गया मेरे पास पी, इसको कह देता हूं एम, इस वाले ट्राइंगल में, कौन से वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ पी ओ एम पी ओ में ये एंगल कितना है थीटा, ये डिस्टेंस कितनी है डी। यार बच्चों cos थीटा लिख सकता हूं, मुझे OP चाहिए, यानी कि सर दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि D अपॉन OP, तो D अपॉन OP से क्या बच्चों OP की वैल्यू आ जाएगी D बाई cos थीटा, यानी कि D sin थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मेरे पास ओमेगा V परपेंडिकुलर अपॉन OP, V परपेंडिकुलर कितना है सर, V परपेंडिकुलर है V cos थीटा, और OP कितना है बेटे D sec थीटा, तो D sec थीटा को जब मैं लिख सकता हूं 1 बाई cos थीटा, तो रिजल्ट आ जाएगा V बाई D cos स्क्वायर थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ओमेगा का बेसिक फॉर्मूला V परपेंडिकुलर अपॉन 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 लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। क्या मेरी बात क्लियर है? आइए करते हैं अगला सवाल। प्यारे बच्चों ये एक मैरी राउंड है जो कि एक ओमेगा से क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब ये ओमेगा से घूम रहा है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है A और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर क्या है प्यारे बच्चों B। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है R। बड़ा बढ़िया सवाल है जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। सबसे पहला आपसे पूछ रहा है फाइंड VA, ठीक है, फाइंड VB, ठीक है, और फिर आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट ओमेगा AB, यानी कि ओमेगा रिलेटिव हम लोग यहाँ से सीखने वाले हैं। तो कैसे हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा रिलेटिव कैलकुलेट करते हैं उन पार्टिकल्स का जिन पार्टिकल्स की लीनियर स्पीड हमें ओमेगा के टर्म में पता होती है। तो प्यारे बच्चों ऑब्वियसली सेंटर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे हम, यहाँ पर बैठे हुए ऑब्जर्वर को क्या इसकी स्पीड होगी R ओमेगा, यस सर। क्या इस वाले B के लिए बात करेंगे तो क्या इसकी स्पीड भी कितनी होगी R ओमेगा। तो यानी कि मेरे पास VA कितना है, दैट VA इज सर R ओमेगा, व्हाट इज VB सर, दिस इज R ओमेगा। अब मुझसे पूछा है ओमेगा AB कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो, ओमेगा AB। तो प्यारे बच्चों याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब भी कभी आपको ओमेगा AB कैलकुलेट करना हो, समय नहीं है क्रैश कोर्स से वरना और डिटेल में समझाता, आपको वेलोसिटी यानी स्पीड्स पता हो और आपको ओमेगा रिलेटिव कैलकुलेट करना हो, तो ओमेगा रिलेटिव होता है प्यारे बच्चों V रिलेटिव परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। क्या क्लियर है? अब मुझसे कह रहा है ओमेगा AB, तो ओमेगा AB का मतलब क्या होगा सर, ओमेगा AB का मतलब बहुत सारे बच्चों VAB परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। अब ध्यान दीजिए ये डिस्टेंस क्या है सर R, ये भी कितने हैं प्यारे बच्चों R, तो मुझसे पूछ रहा है VAB। अब दोनों की ज्वाइनिंग कितनी है सर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2R। अब प्यारे बच्चों VAB निकालना है, VAB सब बच्चे जानते हैं, VAB VA माइनस VB। अब ये VA कितना है सर, VA है R ओमेगा I कैप, ओके, और ये VB क्या है सर, VB है
आर ओमेगा माइनस क्या क्लियर है? तो इनका मैग्नीट्यूड आ गई मेरे पास। अगर ऐसे देखो तो ये प्लस आर ओमेगा और ये क्या हो गई माइनस आर ओमेगा। तो यहां से मेरे पास जो वी ए माइनस वी बी होगा, दैट वी ए माइनस वी बी इज प्यारे बच्चों, इसको प्लस आर ओमेगा लिख लीजिए, उसको क्या लिख लीजिए माइनस माइनस आर ओमेगा। वैसे भी उल्टा करके जोड़ना आपको आता ही है, तो उल्टा करके जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया सर, इट कम्स आउट टू बी 2r ओमेगा। क्या क्लियर है? ये मेरे पास ओमेगा ए बी आने वाला है प्यारे बच्चों, तो ओमेगा ए बी इज इक्वल्स टू यस 2r ओमेगा बाय 2r वाओ, यानी कि रिजल्ट क्या है ओमेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैरीगो राउंड में इस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव स्पीड जीरो नहीं होती, बल्कि कितनी होती है, बल्कि इसकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है ओमेगा। तो जब भी कभी मुझे रिलेटिव ओमेगा कैलकुलेट करना हो तो रिलेटिव ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए पहले रिलेटिव स्पीड निकालिए और फिर क्या कर दीजिए, उसको लाइन ज्वाइनिंग से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। आइए करते हैं इस पे एक और अच्छा सा सवाल। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, ये दो पार्टिकल है, एक पी और एक क्यू, ये एंगल 30 डिग्री, ये कितने डिग्री, ये भी 30 डिग्री। इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ 8 मीटर पर सेकंड से मूव आ रहा है, इधर की तरफ 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। आपसे पूछा गया है बच्चों ओमेगा ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी कैलकुलेट कीजिए। ओके, यानी कि आपको क्यू की किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, पी के रिस्पेक्ट में। ओमेगा रिलेटिव कैलकुलेट करने के सर ने भी बताया था कि दैट इज व्हाट, दैट इज वी रिलेटिव। ओके, वो क्या होगा, वो भी क्यू विद रिस्पेक्ट टू, वो भी कौन सा वाला, परपेंडिकुलर अपॉन दोनों को जोड़ने वाली लाइन, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, पी क्यू की बात कर रहे हैं। अब क्या बच्चों इस काम करते हैं, इस एट के कितने टुकड़े कर दूंगा, दो, एक इधर और एक इधर। क्लियर है? ये वाला आ जाएगा मेरे पास 8 sin 30, ये वाला आ जाएगा 8 cos 30, इधर की तरफ प्यारे बच्चों ये वाला और ये वाला, ये आ जाएगा 6 sin 30 और ये आ जाएगा 6 cos 30। क्या मेरी बात क्लियर है? अब एक काम करते हैं बच्चों, इन वाली पैरेलल्स में मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे केवल इन दोनों से मतलब होता है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 4, और इसको लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा 3। और कालाजाद में उल्टा करके जोड़ना आता है, नहीं आता तो रिलेटिव मोशन जाके देखे काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 3 में। तो क्या है बच्चों, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाली कितनी है 8, ये वाली मेरे पास कितनी है प्यारे बच्चों 3। इससे मुझे कोई लेना देना लाइन ज्वाइनिंग वाली से है नहीं। अब मुझे निकालने रिलेटिव वेलोसिटी, किसके रिलेटिव वेलोसिटी, वो भी परपेंडिकुलर वाली, वो भी कौन सी, क्यू की विद रिस्पेक्ट टू पी। तो कहां पे बैठ जाऊं, पी पर। तो पी पर बैठ जाऊंगा तो क्या ये वेलोसिटी किसको दे दूंगा, क्या ये वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड इसको दे दूंगा। क्लियर है? प्यारा बच्चों ये 4 था एक्चुअली, तो इसके पास कितनी आ गई, इसके पास आ गई सर 7 मीटर पर सेकंड। 7 मीटर पर सेकंड को लिख सकता हूँ वी क्यू पी परपेंडिकुलर। ठीक है मेरा काम, मुझे क्या कैलकुलेट करना है ओमेगा। सो दिस ओमेगा इज व्हाट, दिस इज 7 बाय डी कितना है प्यारे बच्चों 10। तो फिर ये मेरे पास आ गया 0.7 रेडियन पर सेकंड। तो क्या क्लियर है? मैं आपसे फिर बता दूं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे केवल कौन सी वाली वेलोसिटी, इन परपेंडिकुलर वेलोसिटी से काम है। तो मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या कर सकता हूँ, ओमेगा रिलेटिव कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये हमने सीखा कि कैसे हम लोग ओमेगा रिलेटिव और ओमेगा क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स की तरफ। एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r सेंटर्ड एट O, ओके, विद अ कांस्टेंट स्पीड। एक्चुअल में स्पीड क्या है, कांस्टेंट, लेकिन क्या डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज हो रही है? यस सर, क्योंकि सर ये कर्व पाथ पर मूव करता है, ये कर्व पाथ पर मूव करता है। तो कर्व पाथ पर मूव करने की सिचुएशन में प्यारे बच्चों इसकी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज हो रही है। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि भाई स्पीड तो क्या है, कांस्टेंट है, ओके, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्या है, वेलोसिटी वेक्टर मेरे बच्चों चेंज हो रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके सर, तो आपसे पूछ रहा है यार कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। बेटे चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डेल्टा डी वेक्टर, यानी कि वी फाइनल माइनस वी
इनिशियल। सर दोनों स्पीड से तो कैंसिल नहीं हुए, वेक्टर्स हैं, ऐसा कैसे? यानी कि v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? एक रिजल्ट आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए, क्या हो जाए? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के बराबर हो जाए, और प्यारे बच्चों दोनों के बीच का एंगल कितना हो? थीटा। ओके, तो जो इनका डिफरेंस होता है ए माइनस बी, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये होता है प्यारे बच्चों किसी एक का मैग्नीट्यूड, ये साइन थीटा बाई 2। क्या क्लियर है? तो ये रिजल्ट आप लोग अच्छे से याद रखें प्यारे बच्चों। मॉड ऑफ ए माइनस बी यानी कि दोनों वेक्टर का डिफरेंस आता है 2a sin थीटा बाई 2। अब v2 माइनस v1 निकालना है। ये आपके पास v है, ये v है, इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री है? 40 डिग्री है। तो जब 40 डिग्री है तो इसका मतलब जो पहला v1 है ये v1 कहाँ है? सर ये v1 यहाँ है। क्या बेटे दूसरा v2 यहाँ है, इसको थोड़ा सा इधर बना सकते हैं, इसको इधर बना सकते हैं, तो ये एंगल भी कितने डिग्री आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि v1 और v2 के बीच का एंगल कितने डिग्री आ गया है? 40 डिग्री आ गया है। तो ये वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर को प्यारे बच्चों v2 माइनस v1 कहेंगे। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ 2v sin थीटा बाई 2, दैट 2v जो कि v मुझे गिवन है, ओके, और sin थीटा बाई 2 में कितने डिग्री? सर sin 40 डिग्री बाई 2। तो प्यारे बच्चों आंसर आ गया 2v sin 40 डिग्री। दिस इज व्हाट? दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो चेंज इन वेलोसिटी इज व्हाट? दैट चेंज इन वेलोसिटी इज 2v sin 20 डिग्री। तो क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ सकते हैं। पार्ट विल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ओके, सेंटर्ड एट O विद कांस्टेंट स्पीड। क्लियर है? तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो आपसे पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करें, कहां से कहां तक? A से B तक के लिए। तो इट कम्स आउट टू बी 2v sin 20 डिग्री। यहाँ पे v है। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग शुरू कर रहे हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, एक्सेलरेशंस के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे एक्सेलरेशंस का पता लगता है। आइए फटाफट से समझते हैं। तो प्यारे बच्चों जब हम लोग डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात करें तो उसका मतलब हम लोग फोर्स की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? फोर्स की। लेकिन फोर्स की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में जो सर्कुलर मोशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप का। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब प्यारे बच्चों यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में बेसिक डिफरेंस समझिए। अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हो, किससे जा रहा हो? कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि v क्या है? सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। क्योंकि प्यारे बच्चों वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी स्पीड को और डायरेक्शन को अगर मैं अलग अलग तरीके से समझूं तो प्यारे बच्चों इसकी स्पीड बदलेगी तो भी चेंज होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो भी चेंज होगा। तो अगर कोई पार्टिकल इस समय सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से चलने वाले पार्टिकल को हम लोग ऐसे सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। जबकि अगर कोई पार्टिकल किसी चेंज स्पीड से चल रहा हो, यानी कि यहाँ v1 है, ये v2 है, ये v3 है और ये क्या कर रहा है बच्चों? v4, और इस बार इसकी जो स्पीड है वो स्पीड भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है? ऐसा मोशन कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसका मतलब मेरे पास कितने तरह के सर्कुलर मोशन हुए? 2, एक यूनिफॉर्म और दूसरा क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म। प्यारे बच्चों जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मेरे पास एक्चुअल में एकमात्र एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है जिसे हम कहते हैं AC। क्या कहते हैं? AC। AC इज व्हाट? दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओके। और जो मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है प्यारे बच्चों, यहाँ मेरे पास AC होता है और साथ में AP होता है। AC वही वाला, कौन से वाला? जिसे आप बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जबकि AP क्या कहलाता है? AP कहला रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो प्यारे बच्चों बेसिकली आप ध्यान से समझिए, अगर ये पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है और स्पीड क्या है? कांस्टेंट, तो मैं जानता हूं यार जो एक्सेलरेशन होता है ना, ये एक्सेलरेशन एक्चुअल में चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है।
अब अगर वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा, वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज, तो वेलोसिटी में अगर चेंज आएगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब वेलोसिटी में चेंज कितने तरह से आ सकता है, दो तरह से, या तो स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो। तो अगर केवल और केवल क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन, जो दोनों केस में होगी, क्या सर्कुलर पाथ पर घूमेगा तो ऑब्वियस है डायरेक्शन तो दोनों में चेंज होगी होगी। तो जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन की वजह से आता है वो तो होता है बेटे एसी, और जो मैग्नीट्यूड की वजह से आता है वो क्या होता है, एटी। तो इसमें केवल क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट, इसलिए यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, यहां केवल एसी आता है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में प्यारे बच्चों मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पर डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, साथ साथ स्पीड भी चेंज हो रही है। तो यहां पे कितने एक्सेलरेशन आते हैं, दो। तो इसलिए प्लीज आप इस बात का ध्यान रखें, सर्कुलर मोशन के कितने टाइप हो गए, दो, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जिसमें स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट, केवल डायरेक्शन चेंज होती है। नॉन यूनिफॉर्म वो जिसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अभी मैं आपको प्यारे बच्चों एटी और एसी की डायरेक्शन कैलकुलेट करना सिखाता हूं कि हम कैसे एटी और एसी की डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यहाँ पे देखिए ये भी सर्कुलर मोशन है, ये भी सर्कुलर मोशन है, ये यूनिफॉर्म और ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। दोनों सर्कुलर मोशन में जो मस्ट कंडीशन है वो किसकी है, एसी तो होना ही होना चाहिए। एटी हो या ना हो चलता है, क्योंकि एटी तो किसके कारण आ रहा है, एटी आ रहा है स्पीड में आने वाली चेंज के कारण, जबकि एसी किसके अंदर आ रहा है, डायरेक्शन में चेंज के कारण आ रहा है। इसलिए किसी सर्कुलर मोशन की बेसिक कंडीशन है एसी का होना। एटी हो भी सकता है और एटी नहीं भी हो सकता। अब मैं आपको प्यारे बच्चों एसी और एटी की शॉर्ट में एक बहुत बढ़िया टेक्निक से कैसे बताऊंगा कि कोई दिया गया मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, दिया गया मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और किसी तरह से जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होते हैं इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर से हमें सब बातों का आइडिया लगने वाला है। आपसे कह रहे हैं पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है इंक्रीजिंग स्पीड से, ओके, और ये पार्टिकल भी सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है डिक्रीजिंग स्पीड से। तो यहाँ पे कितने केस हो गए, तीन, इसमें कांस्टेंट स्पीड, इसमें इंक्रीजिंग स्पीड और इसमें डिक्रीजिंग स्पीड। तो सबसे पहले वाला सवाल क्या है, बताओ तीनों में से कौन सा यूनिफॉर्म और कौन सा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। तो मेरे ख्याल से पहले वाले को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, यूनिफॉर्म में, क्योंकि यूनिफॉर्म की खास बात होती है कि स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट। दूसरे वाला क्या होगा प्यारे बच्चों, दूसरे वाला नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, और तीसरे वाला भी क्या होगा, तीसरे वाला भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो इसका मतलब ये मुझे समझ में आता है कि स्पीड कांस्टेंट तो यूनिफॉर्म, स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, चेंज होगी तो नॉन यूनिफॉर्म, ये भी नॉन यूनिफॉर्म। अब ये तो चलो क्लियर हो गया। अब ध्यान रखें मेरे बच्चों, अपने पास दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है एसी जिसका मैग्नीट्यूड होता है v²/r। ये याद रखें आप लोग, वैसे आपको रिजल्ट पता भी है, क्रैश कोर्स में तो डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, याद रखें एसी कितना होता है v²/r। और प्यारे बच्चों जो एपी होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये होता है dv/dt, जहां पे v क्या होता है, स्पीड होता है। v क्या होता है, स्पीड होता है। v क्या होता है, स्पीड। तो स्पीड चेंज होने का जो रेट होता है वो एक्चुअल में क्या बताता है, एटी बताता है। और जो v²/r किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी का स्क्वायर/r होता है वो एसी होता है। अभी हमने क्या चीज चेक की थी कि एसी आता है किसकी वजह से, एसी आता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। जबकि एटी किस वजह से आता है प्यारे बच्चों, एसी एटी आता है ड्यू टू चेंज इन स्पीड। तो इसका मतलब क्या इसमें एसी होगा, यस सर। क्या इसमें एसी होगा, यस सर। क्या इसमें एसी होगा, यस सर। तीनों में एसी तो होना ही होना है, नाम से पता लग रहा है एसी। सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रीपिटल, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। तो पार्टिकल यहाँ पर है, ये इसका सेंटर है, तो ये किसकी डायरेक्शन हुई, एसी की। तीनों में होगा, इसका मतलब इस पॉइंट पर प्यारे बच्चों ये होगा, इधर की तरफ एसी, यहाँ पार्टिकल है तो यहाँ क्या होगा, एसी। यानी कि एसी इज मस्ट, स्पीड बढ़े चाहे स्पीड ना बढ़े। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं 80 dv/dt की। प्यारे बच्चों चूंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट, जब स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। डेरिवेटिव जीरो, तो इसका मतलब इस केस में एसी तो होगा लेकिन एटी नहीं होगा। तो यानी कि केवल और केवल इसके अंदर क्या एग्जिस्ट करेगा, एसी। इस वाले क्वेश्चन में मेरा बच्चों स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ने का मतलब होता है एक एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग है, तो जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग होगा उसी को मैं कहूंगा एटी, यस।
तो ये एक्चुअल में एटी की डायरेक्शन है। याद रखने का तरीका है कि अगर स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन एटी वेलोसिटी के अबाउट होता है, और अगर स्पीड कम होती है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट होता है। तो प्यारे बच्चों, इस केस में एसी भी होगा और एटी भी होगा। जब दोनों का रिजल्टेंट लिखेंगे तो क्या वो कुछ इधर की तरफ आएगा? यस सर। तो ये नेट वेलोसिटी से एक एंगल थीटा बना रहा होगा, और इस थीटा की वैल्यू क्या होगी? इस थीटा की वैल्यू 90 से क्या होगी प्यारे बच्चों? कम होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस केस में एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन जो भी होगा वो वेलोसिटी के साथ थीटा लेस देन 90 बनाएगा। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। इट इज अगेन द सर्कुलर मोशन विद डिक्रीजिंग स्पीड। अगर सर्कुलर मोशन विद डिक्रीजिंग स्पीड है, एसी तो होगा ही होगा। क्या प्यारे बच्चों, इसमें एटी इधर की तरफ होगा? यस सर। अगर इसमें एटी इस डायरेक्शन में है तो सर इसका मतलब ये होगा कि ये वाली जो डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में एक्चुअल में नेट एक्सेलरेशन आएगा, जो कि इनका रिजल्टेंट होगा। दैट ए नेट इज ऑलवेज अंडर द रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। हमेशा जब ए नेट आप लिखेंगे तो उसको AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर ही लिखेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? क्योंकि दोनों होते हैं हमेशा 90 डिग्री पर ही है। और इस बार जो थीटा है, क्या थीटा ग्रेटर देन 90 हो गए? यस सर। तो अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो इस सिचुएशन में पार्टिकल डायरेक्शन भी चेंज करेगा और अपनी स्पीड को घटाएगा। तो ये तीनों के केस इंपॉर्टेंट है। इस समय एक बात समझ में आ रही है कि सर्कुलर मोशन कैसा भी हो, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, तीनों के केस में एसी तो होगा ही होगा। अब बात किसकी आती है प्यारे बच्चों? एटी की। अगर स्पीड है कांस्टेंट तो एटी नहीं होगा। अगर स्पीड बढ़ रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में एटी होगा। अगर स्पीड कम हो रही है तो वेलोसिटी किसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? एटी। एसी एटी पता है तो ए नेट निकाल लेंगे। ए नेट मुझे पता है तो एटी के ए नेट के दो कंपोनेंट कर लूंगा। वो कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा एसी देगा, वो कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में होगा वो क्या देगा? एटी देगा। तो इसका मतलब मैं अब क्या कर सकता हूं? एसी निकाल सकता हूं, एटी निकाल सकता हूं। प्यारे बच्चों, एसी का मैग्नीट्यूड v स्क्वायर बाई आर और एटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? dv बाई dt होगा। आइए कुछ क्वेश्चन है इसको और अच्छे से समझ। सर्कुलर मोशन के सवाल में रेडियस कितनी दे रखी है? 2.5 मीटर, और पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन कितना है? 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? ये इसका सेंटर है प्यारे बच्चों, और जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो कितने डिग्री एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल थीटा है, जो एंगल इसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में है, क्या प्यारे बच्चों लेस देन 90 है। तो प्रीवियस एग्जांपल से क्या समझ में आएगा? इसका मतलब सर अगर थीटा लेस देन 90 होता है तो स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। यानी कि सर एटी भी होगा और एसी तो होगा ही होगा। अब एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, ये एंगल कितने डिग्री दे रखा है? 30 डिग्री। जब ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है तो मुझे पता है इस नेट एक्सेलरेशन के कितने कंपोनेंट होंगे? 2। यहां से चलते हैं, अलग डायग्राम बनाते हैं। ये बी है, ये क्या है प्यारे बच्चों? ए नेट। फिर ये रहा सेंटर। ठीक है? ये वाला एंगल कितने डिग्री है? सर ये वाला एंगल है 30 डिग्री। तो ए नेट के कितने टुकड़े कर दीजिए? 2। एक टुकड़ा इधर और एक टुकड़ा इधर। ये वाला जो टुकड़ा होगा, क्या ये टुकड़ा होगा ए cos 30 डिग्री? यस सर। क्या इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा क्या वो होगा? ए sin 30 डिग्री। दिस ए sin 30 डिग्री को मैं क्या बोलता हूँ? सर ये एटी है, और ये वाला क्या? ए परपेंडिकुलर क्या है? एसी है। तो बस हो गया अपना काम। यानी कि अगर मुझे 80 लिखना है तो क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 25। यानी कि दिस इज 25 sin 30 बोले तो 1/2। तो क्या आंसर आ गया? 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब बात कर रहे हैं किसकी? एसी की, सो दैट एसी इज इक्वल्स टू ए cos 30 डिग्री। और ए cos 30 प्यारे बच्चों ये इनटू √3/2। तो मेरे पास आंसर आ गया 25 कितने मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो मैं एसी भी निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ? एटी भी निकाल सकता हूँ। अगला क्वेश्चन, जो एक पार्टिकल कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रहा है। पॉइंट पी पर जब ये होता है तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और एक्सेलरेशन लिखा कैसे गया है? 6i कैप माइनस 8j कैप। मैं आपको बता दूं क्या बच्चों, ये आई कैप है, ये माइनस आई कैप, ये जे कैप और ये क्या है? माइनस जे कैप। तो इसका जो एक्सेलरेशन है 6i कैप माइनस 8j कैप। इसका मतलब सर इधर की तरफ 6 और इधर की तरफ कितना? 8। क्या मेरी बात क्लियर है? तो जब मैं वहां पहुंचता हूँ तो ये कितना हुआ? सर ये हुआ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कितना हुआ?
ये हुआ प्यारे बच्चों 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाओ, क्या तुम टुवर्ड्स द सेंटर हो? इसका मतलब मुझे कौन मिल गया है? AC, यानी कि प्यारे बच्चों AC इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये वाला जो एक्सेलरेशन है टेंजेंट डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये क्या होगा? 80 होगा। दैट 80 इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या क्लियर है? फिर कह रहे हैं प्यारे बच्चों 80 पता लग गया, AC पता लग गया, अब मुझे अल्फा और ओमेगा निकालना है। क्या मैं जानता हूँ? AC इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R, और इसका दूसरा फॉर्मूला प्यारे बच्चों V को R ओमेगा लिखते हैं, तो क्या ये R ओमेगा स्क्वायर भी आता है? यस सर। AC मुझे पता है कितना है? 8, तो क्या 8 इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है? 2 मीटर, यानी कि 2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, और ओमेगा यहाँ से मेरे पास मुझे कैलकुलेट करना होगा, तो प्यारे बच्चों जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 4 रेडियन पर सेकंड। क्लियर है? अब मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि ओमेगा की डायरेक्शन किधर होगी, तो चूंकि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो अपने हाथ को ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाएंगे तो इनवर्ड आएगा। क्या आएगा? इनवर्ड। सब बच्चे जानते हैं माइनस के कैप होगा, तो इसकी डायरेक्शन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी -4 की कैप। ओके, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों अल्फा की। अल्फा के लिए मैं जानता हूँ 80। एक्चुअली जो A बराबर R अल्फा होता है, इसमें ये A जो होता है ये A नेट नहीं, A से नहीं, बल्कि क्या होता है? 80 होता है। तो क्या 6 इज इक्वल्स टू? यस सर। रेडियस कितनी है प्यारे बच्चों? 2, और अल्फा मुझे निकालना है। अल्फा इज इक्वल्स टू कितना? 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और अल्फा की डायरेक्शन सब बच्चे जानते हैं, क्या 80 की डायरेक्शन पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो स्पीड बढ़ रही होगी। स्पीड बढ़ रही होगी तो सर इसका मतलब स्पीड बढ़ रही होगी, तो क्या ओमेगा भी बढ़ रहा होगा, और ओमेगा बढ़ रहा होगा तो अगर ये डायरेक्शन ओमेगा की है तो यही डायरेक्शन किसकी होगी? अल्फा की। इसका मतलब क्लॉकवाइज है। याद रखें, क्लॉकवाइज का मतलब होता है इनवर्स। क्या होता है? इनवर्स। इनवर्स मतलब प्यारे बच्चों माइनस के। क्या कह सकता हूँ? तो यहाँ से एक नई बात समझ में आई कि दिस अल्फा इज इक्वल्स टू -3 के। प्यारे बच्चों पूरा लेक्चर ध्यान से देखें, आगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा? सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे। चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। तो प्यारे बच्चों फाइनली एक बार यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करता हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। नॉन यूनिफॉर्म होगी, वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। यूनिफॉर्म में प्यारे बच्चों स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड भी क्या होगी? चेंज होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। V इज इक्वल्स टू R ओमेगा से मैं जानता हूँ जब स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब ओमेगा भी क्या होगा प्यारे बच्चों? कांस्टेंट होगा। ओमेगा कांस्टेंट होगा तो अल्फा होता है d ओमेगा बाई dt। तो अल्फा कितना होगा? 0। अल्फा 0 होगा तो AT बराबर R अल्फा से प्यारे बच्चों AT भी कितना होगा? 0 ही होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो AT 0, अल्फा 0, V कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? चेंज। लेकिन AC इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R क्या होगा? यस सर, ये नॉन जीरो होगा, यानी कि AC एग्जिस्ट करेगा। नेट एक्सेलरेशन अंडर द रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों AT कितना हो गया? 0। तो इसके अंदर जो A नेट होगा वही क्या होगा? AC के बराबर होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? और दूसरी बात प्यारे बच्चों, जो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसमें वेलोसिटी वेक्टर और नेट एक्सेलरेशन के बीच का एंगल थीटा हमेशा कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा।
अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, चेंज होगा, स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। जब स्पीड चेंज होगी तो सर इसका मतलब v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा से ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाई आर, यानी कि ओमेगा भी चेंज होगा। क्या क्लियर है? फिर प्यारे बच्चों अगर ओमेगा चेंज होगा तो इसका मतलब अल्फा नॉन जीरो होगा। अल्फा नॉन जीरो होगा तो एटी बराबर आर अल्फा से एटी भी नॉन जीरो होगा। यस सर, एसी तो सब बच्चे जानते हैं होगा ही होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म एसी तो होता ही होता है। तो इस सिचुएशन में जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर का रिजल्टेंट आ जाता है, और इसमें एसी भी होगा और क्या होगा, एटी भी होगा। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? और अगर डायग्राम की बात करें तो इसमें बस इस बात का ध्यान रखें कि अगर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल थीटा लेस देन 90, कितना है, लेस देन 90, तो ये इंक्रीजिंग स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन होता है। और अगर वेलोसिटी तथा एक्सेलरेशन के बीच का एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 हो तो प्यारे बच्चों ये डिक्रीजिंग स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन होता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। अब एक छोटा सा क्या करेंगे, एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिस क्वेश्चन को देखते हैं कि यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, और ये सारे फैक्टर्स फटाफट से क्या कर देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं, और फिर पढ़ाएंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, कैसे फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों एक पार्टिकल जो जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, रेडियस कितनी है 2 मीटर, तो आपसे पूछा है फाइंड ओमेगा अल्फा एसी क्लियर है? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों v 2 मीटर पर सेकेंड मजा आ गया, क्या ये एक कांस्टेंट वैल्यू है? यस सर, तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया है कि ये जो मोशन होगा क्या वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ सर, ओमेगा वुड बी v बाई आर। v कितना है प्यारे बच्चों, सर 2/2 से क्या आ गया मेरे पास 1 रेडियन पर सेकेंड। फिर बात करते हैं अल्फा की। प्यारे बच्चों अल्फा निकालने के लिए अल्फा देख रहे हैं, अब पहले क्या करते हैं, पहले एसी निकालते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। AC इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई आर। प्यारे बच्चों v की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर बाई 2 छम्मा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सर, AC आ गया है। अब प्यारे बच्चों स्पीड कांस्टेंट है, जब स्पीड ही कांस्टेंट है तो सर इसका मतलब क्या dv बाई dt कितना होगा 0, तो इसका मतलब at कितना होगा 0। जब तुम ही नहीं हो तो मैं रह के क्या होगा, इसका मतलब अल्फा भी क्या हो जाएगा 0, at 0 अल्फा 0। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, a net कैलकुलेट करने के लिए मैं जानता हूं जो a net होगा that a net is equals to under the root of AC square plus AT square, ये 0, तो जो A net होगा वो क्या होगा, AC ही तो होगा। और AC कितना प्यारे बच्चों, AC आया था मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से A net की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन इधर ही होगा, जो वेलोसिटी से कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। प्यारे बच्चों अगला सवाल करते हैं, वेलोसिटी v is equals to 2t, that radius is equals to 2 मीटर। क्लियर है मेरी बात? ये एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर जा रहा है, ये इसकी वेलोसिटी 2t है। तो आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट क्या क्या, सबसे पहले कैलकुलेट करें प्यारे बच्चों ओमेगा एट t is equals to 2 सेकेंड। फिर आप कैलकुलेट करें प्यारे बच्चों AC, that is again at t is equals to 2 सेकेंड। फिर आप कैलकुलेट करें AT, क्या कैलकुलेट करें प्यारे बच्चों, AT कितने टाइम पर, अगेन t is equals to 2 सेकेंड पर। फिर आप कैलकुलेट करें अल्फा, अगेन at t is equals to 2 सेकेंड पर। और फिर फाइनली आप कैलकुलेट करें ये नेट। क्या क्लियर है? तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। v बराबर 2t, तुमको देखा तो ख्याल है टाइम बढ़ेगा तो क्या स्पीड चेंज होगी, यस सर। इसका मतलब v बराबर 2t में प्यारे बच्चों टाइम के बढ़ने पर स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, मुझे समझ में आ गया है। आइए कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले ओमेगा। प्यारे बच्चों ओमेगा को लिख सकता हूँ v बाई आर, यानी कि 2t/2, रेडियस कितनी थी 2 छम्मा, तो क्या t यानी कि ओमेगा टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कितने सेकंड पर, 2 सेकंड पर। वैल्यू कुछ कर दीजिए
तो क्या 2 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। अब ओमेगा आ गया है प्यारे बच्चों, तो मुझे एसी निकालना है। एसी निकालने के लिए डायरेक्ट क्या ओमेगा स्क्वायर आर यूज कर सकता हूँ? यस सर। सो दिस ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट सर? टी स्क्वायर। और रेडियस कितनी है? 2। तो ये अब चूंकि कितना टाइम पर पूछ रहा है? 2 सेकंड पर, तो है 2 पुट कर दीजिए। तो क्या 2 स्क्वायर इंटू 2 से प्यारे बच्चों इट टर्न्स आउट टू बी 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्या क्लियर है? फिर इसके बाद बात करते हैं एटी की। प्यारे बच्चों एटी इज व्हाट? एटी इज बेसिकली आर अल्फा। आर अल्फा। अब मुझे क्या निकालना है? अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो प्यारे बच्चों मैं जानता हूं जो अल्फा होता है वो होता है डी ओमेगा बाई डी टी। क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा कितना दे रखा है? ओमेगा टी के बराबर है। तो आप इसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 1। तो अल्फा आ जाएगा 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट होगा। अल्फा आ चुका है। फिर मुझसे पूछ रहा है ए नेट, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दूंगा। तो क्या 2 इंटू 1 से क्या है बच्चों मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 80 आ चुका है। एसी मेरे पास है कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पर। तो मैं ए नेट कैलकुलेट कर सकता हूँ। यस सर। दैट ए नेट वुड बी एसी स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए नेट आ जाएगा। प्यारे बच्चों एक बात मैं आपको और बता दूं, 80 के लिए आप डायरेक्ट dv बाई dt भी लिख सकते हैं या vdv बाई ds भी लिख सकते हैं। तो मेरी बात क्लियर है? तो इस बात का आप ध्यान रख करके इसलिए जहां पे v क्या है? स्पीड, और s क्या है? आर्क लेंथ। क्या है प्यारे बच्चों? आर्क लेंथ। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि ये एक्चुअल में ये वाली डिस्टेंस है। प्यारे बच्चों जैसे आप लोग जो है चूंकि मुझे समझ में आ रहा है 80 क्या है सर? 80 है dv बाई dt। और प्यारे बच्चों यहाँ v एक्चुअल में क्या है सर? ये भी स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है। तो जब आप इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करते हैं। तो dt इज इक्वल्स टू 80 dt से जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक? u से लेके b तक और 0 से लेके t तक, तो इक्वेशन आ जाती है b माइनस c बराबर। तो b बराबर क्या आ जाता है? u प्लस t। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन एक्चुअल में किसके लिए वैलिड है? ये स्पीड्स के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? ये स्पीड्स के लिए वैलिड है। अगर यहाँ ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो और कोई पार्टिकल प्यारे बच्चों कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से या कांस्टेंट अल्फा से मूव कर रहा हो, तो उस सिचुएशन में ये पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करता है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्योंकि प्यारे बच्चों अगर ये स्पीड है तो स्पीड का डिफरेंशिएशन मुझे क्या देता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? सर ये डिस्टेंस देता है। और डिस्टेंस मतलब कौन सी लेंथ? डिस्टेंस होती है आर्क लेंथ। तो इसका मतलब ये जो पाथ लेंथ है, ये पाथ लेंथ कितनी हो गई? s। वैसे प्यारे बच्चों 80 की डायरेक्शन हमेशा किसके लॉन्ग होगी? कर्व के लॉन्ग होगी। तो आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन एक्चुअली में इस स्केलर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। कैसे फॉर्म में? स्केलर फॉर्म में। जहां अब तक आप s को डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे, लेकिन अब ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है बल्कि क्या है? डिस्टेंस है। मतलब अगर मुझसे पूछे कि एक चक्कर में, तो एक चक्कर का मतलब यहाँ s की वैल्यू क्या रखूंगा? 1 साइकिल में s की वैल्यू क्या रखूंगा प्यारे बच्चों? 2πr रखूंगा। क्या रखूंगा? 2πr, 0 नहीं रखूंगा। इसी तरह से मेरे पास इक्वेशन आ गई है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 280 इंटू s। v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 इंटू t और s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 इंटू t का स्क्वायर। जहां पर ध्यान रहे s क्या है प्यारे बच्चों? सर s है डिस्टेंस, a क्या है? ओनली एंड ओनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और v यहाँ पर क्या है मेरे पास? स्पीड्स का काम करते हैं। तो ये एक छोटा सा प्यारा सा सवाल है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है v बराबर u प्लस 80 में अगर 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो तो v वेलोसिटी होगी, स्पीड। तो चूंकि हमें ध्यान नहीं होता तो हम वेलोसिटी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली वेलोसिटी नहीं है बल्कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। प्यारे बच्चों अब हम लोग चर्चा करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ते हैं, तो प्लीज आप इस बात को आज समझिए कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एक्चुअल में ये कोई फोर्स, ये कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं होता। क्या नहीं होता? ये कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं होता। ये तो बेसिकली सर्कुलर मोशन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है। क्या कह सकता हूं उसको? इट इज द कंडीशन फॉर ए मोशन to be circular।
यानी कि अगर किसी मोशन को क्या होना है, सर्कुलर होना है, तो सर्कुलर होने की कंडीशन क्या है, ये कंडीशन एफसी, जिसे आप क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो सर्कुलर मोशन होगी, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगी। अब इसका उल्टा बोलना चाहता हूं, यानी कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका मतलब क्या, उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, यस। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है तो उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा। यानी कि किसी मोशन के सर्कुलर होने के लिए क्या सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, यस। यानी कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए मोशन टू बी सर्कुलर इज व्हाट, दैट इज द नेसेसरीली सेंट्रीपिटल फोर्स। प्यारे बच्चों ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, यस सर। इसका मतलब ये तय हो चुका है क्या, ये आपको बता दूं, आपने क्या किया, एक रस्सी ली, एक स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग को इस पार्टिकल से बांधा, और जब आपने इसको इधर की तरफ बांधा तो आपने इसको ऐसे खींचा तो अंदर की तरफ क्या लग रही थी, टेंशन। तो हमने पूछा, हाँ बाबा क्या सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, हाँ जी सर्कुलर पाथ पर घूम रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, इसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, यस सर। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है प्यारे बच्चों, दैट इज m into AC। क्या होता है, m into AC, और AC की वैल्यू सब बच्चे जानते हैं क्या होती है, mv²/r। बट इट इज नॉट ए फंडामेंटल फोर्स, इट इज नॉट ए फंडामेंटल फोर्स। नेचर के अंदर कोई भी फोर्स क्या हो सकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये टेंशन क्या लग रही है, टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है। अगर रस्सी में टेंशन नहीं होगी, सोचो, यानी कि अगर मान लो मैं पूछ सकता हूँ, यार ये पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो अगर सोचो रस्सी में टेंशन खत्म हो जाए तो क्या है, पार्टिकल ऐसे टेंजेंशियली भाग जाएगा, यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि ये जो टेंशन है ना, ये टेंशन जो सेंटर की तरफ लग रही है, यही एक्चुअल में इसको नेसेसरली सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए फंडामेंटल फोर्स, एनी फोर्स इन द नेचर कैन बी सेंट्रीपिटल फोर्स। सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं, अगर अर्थ इसके चारों तरफ रोटेट कर रही है, सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, तो क्या इसका मतलब ये सर्कुलर पाथ में घूम रही है, यस सर। तो क्या इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, यस सर। अब सवाल ये कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दिया किसने होगा, तो सर मैं जानता हूं इधर की तरफ लगने वाला Gm1m2, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है प्यारे बच्चों, यही इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज द कंडीशन फॉर ए मोशन टू बी सर्कुलर। इफ देयर इज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका मतलब ये तय हो चुका है कि बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होगी। अब इसको बहुत आसान तरीके से याद रखते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं झूला पैसे, क्या चीज, झूला पैसे। जब आप झूला झूलने जाते हैं तो क्या झूले वाले को पैसे देते हैं, यस सर। बिना पैसे के वो झूला झूला पाते हैं, नो सर। इसका मतलब आप अगर सर्कल में झूल रहे हैं तो इसका मतलब क्या आपने उसे पैसे दिए, यस सर। तो पैसे क्या है, वो पैसे तो है सेंट्रीपिटल फोर्स, और झूला क्या है, झूला है सर्कुलर मोशन। यानी कि पैसा होगा तो झूला होगा, पैसा नहीं होगा तो झूला नहीं होगा। अच्छा तो एक बात बताओ, क्या पैसे कोई भी दे सकता है, क्या झूले वाले को इस बात से मतलब है पैसे किसने दिए, पैसे चाचा ने दिए, ताई ने दिए, आपकी आंटी ने दिए, गर्लफ्रेंड ने दिए, भाभी ने दिए, किसने दिए, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। उसे तो मतलब केवल किससे है, पैसे से है। यानी कि इसका मतलब पैसे कोई भी दे, मुझे तो किससे मतलब है, झूला झूलने से मतलब है, और झूले वाले को किससे मतलब है, पैसे से मतलब है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, क्या ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, यस सर। क्या है, झूला झूल रहा है, यस सर। इसका मतलब क्या इसके पास पैसे होंगे, यस सर। पैसे किसने दिए, टेंशन ने। यहाँ पैसों का मतलब क्या है, पैसों का मतलब होता है mv²/r। यानी इसका मतलब ये टेंशन इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। क्या तुम सर्कल में झूल रहे हो, यस सर। क्या तुम झूला झूल रहे हो, यस सर। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, यस सर। किसने दिए होंगे तुम्हें पैसे, सर मुझे जो पैसे दिए हो किसने दिए, Gm1m2/r² ने दिए। प्यारे बच्चों, किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है, क्या तुम झूला झूल रहे हो, यस सर। क्या तुम्हारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, यस सर। कहां से आया सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका मतलब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है प्यारे बच्चों, क्या इसके बीच लगने वाला जो कूलम्बियन फोर्स है वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें कि जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तब तक सर्कुलर मोशन संभव नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन नहीं है। इसलिए किसी पार्टिकल के सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स का होना होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो याद रखें, सर्कुलर मोशन मतलब सर जी झूला, क्या झूला। और प्यारे बच्चों FC मतलब
पैसे, यानी कि पैसे होंगे तभी झूला झूलेगा, अगर पैसे नहीं होंगे तो झूला नहीं झूलेगा। पैसे कोई भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि दुनिया का कोई भी फोर्स क्या हो सकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है, बशर्ते वो उसको क्या प्रोवाइड करे, सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करे। और प्यारे बच्चों एफसी की डायरेक्शन तो बहुत आसान है, हमेशा किधर की तरफ एक्ट करता है, टुवर्ड्स द सेंटर क्या करता है, एक्ट करता है। सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, आइए मैं आपको बताता हूं और प्यारे बच्चों उसके हिसाब से हम फटाफट क्या करेंगे, फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे। तो प्यारे बच्चों किस तरह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, आइए जरा ध्यान से समझते हैं। ये बड़े कमाल के स्टेप्स हैं, वरना अक्सर कंफ्यूजन ये रहता है सर कभी किसी क्वेश्चन में टेंशन को ब्रेक कर देते हैं, कभी किसी क्वेश्चन में नॉर्मल को ब्रेक कर देते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई द सर्कुलर प्लेन, सबसे दूसरा पॉइंट मेक एफबीडी, तीसरा ऑलवेज रिजॉल्व द फोर्सेस इन 3 डायरेक्शंस, रेडियल, टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, रेडियल मतलब सब जानते हैं सेंटीमीटर डायरेक्शन है जिसमें एसी की डायरेक्शन मिल जाती है, ये टेंजेंशियल 80 की डायरेक्शन मिल जाती है और ये मुझे पास परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर प्लेन। एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों कि ये एक सिंपल बॉब है, ओके, एम मास का पार्टिकल एक थ्रेड से कनेक्टेड है। अब देखो उसको दो तरह से सोच सकते हैं। पहला तरीका सोचने का क्या है, पहला तरीका सोचने का ये कि मैं इसको कुछ इस तरह से आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यानी कि मान लीजिए मुझे अगर सपोज इस पार्टिकल को घुमाना है, किसको घुमाना है, किसको, ये मेरे पास थ्रेड है तो मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूँ। क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसे घुमाऊंगा तो प्लेन कौन सा प्लेन होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। कौन सा प्लेन होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। आप ये देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये क्या है, इसका एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेन है। लेकिन अगर आप सोचे तो क्या आप इसको ऐसे भी तो घुमा सकते हैं, ऐसे ऐसे, लाइक दिस, ऐसे। ओके, यानी कि अगर आप इसको ऐसे घुमाएंगे, कैसे, ऐसे, तो इसके डायग्राम में आप इसको ऐसे भी बना सकते। यस, तो इसका मतलब क्या हुआ, सवाल ये है कि सबसे पहला काम आइडेंटिफाई द सर्कुलर प्लेन, यानी कि आपने सर्कुलर प्लेन को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद आपने सेंटर देखा, क्या ढूंढा मेरे बच्चों, सेंटर। यानी कि आपने आइडेंटिफाई द सर्कुलर प्लेन, फाइंड सेंटर, कैलकुलेट रेडियस, और उसके बाद क्या कैलकुलेट की, रेडियस। जैसे इस केस में रेडियस ये होगी, जबकि इस वाले केस में जो रेडियस होगी वो ये होगी। डिफरेंस समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद आपसे कह रहा है मेक द एफबीडी ऑफ द बॉडी, बॉडी का एफबीडी बनाएंगे, जो भी पार्टिकल है उसका एफबीडी बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों ऐसे सोचो तो इस पार्टिकल पर एमजी कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड्स, और क्या एक रस्सी में आ रही होगी टेंशन, स्पाइडरमैन की तरह से, ये मेरे पास आ गई टेंशन। क्या क्लियर है? इसी तरह से प्यारे बच्चों इसका एफबीडी बनाऊंगा तो इस पर एमजी कहाँ लग रहा होगा, नीचे, और ये मेरे पास आ जाएगी टेंशन। क्या क्लियर है? Now I have to resolve the forces in 3 directions only. The one is the radial direction. मुझे पता है कि इसका सेंटर इधर है, तो क्या प्यारे बच्चों इसके पास AC होगा। AC मतलब मेरे पास इधर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, जबकि इस वाले केस में सेंटर यहाँ है, तो क्या इसका मतलब ये AC होगा। तो जिधर AC होगा बस मजा आ गया, वहीं पर एक्सिस को क्या कर दीजिए, ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। ये x और ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, y हुआ। तो आपको फोर्सेस को इस डायरेक्शन में क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट फोर्स का इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। जैसे यहाँ पर टेंशन किधर की तरफ ऑलरेडी और सेंटर की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर मैं फोर्सेस को कैसे ब्रेक करूंगा, इस प्रकार से x और y में क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। तो इस तरह से हमें सबसे पहला काम क्या करना है, सर्कल का सेंटर ढूंढना है, फिर उसके बाद सेंटर ढूंढना है, रेडियस कैलकुलेट करनी है, बॉडी का क्या बनाना है, एफबीडी बनाना है, और एफबीडी बना करके फोर्सेस को रिजॉल्व कर देना है। किस तरह से रिजॉल्व करना है, आपको तोड़ना है रेडियल डायरेक्शन में, यानी कि एक आपके पास प्यारे बच्चों ये डायरेक्शन हो गई, दूसरा टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी, कोई फोर्स होगा तो उसे टेंजेंशियली तोड़ देंगे, और तीसरा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी आप फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कॉनिकल पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम। नाम से पता लग रहा है कैसा पेंडुलम है, कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम मतलब जो कोन बना है, यानी कि इसका मतलब ये एम मास का पार्टिकल जिसकी लेंथ कितनी है, एल, कई बार पूछा जा चुका है स्टूडेंट्स। अब मैंने इसको क्या किया, कुछ इस तरह से घुमाया, कौन से प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। क्या ये प्यारे बच्चों इसका सेंटर होगा? यस सर। और क्या इसका मतलब अगर एंगल कितना है, थीटा, धागे की लंबाई कितनी है, तो धागे की लंबाई है एल,
तो प्यारे बच्चों सबसे पहला काम आइडेंटिफाई द सेंटर। सेंटर आपको पता लग गया है तो इसका मतलब आपको पता लग गया है AC यानी कि v²/r, क्योंकि कैसा भी मोशन हो v²/r तो होगा ही होगा। अब बताओ प्यारे बच्चों, जिधर की तरफ AC होगा उसी डायरेक्शन में फोर्सेस को क्या करने होंगे, ब्रेक करना होगा। तो AC इधर की तरफ आ रहा है, इसका FBD बनाऊंगा, ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये हुआ mg, और ये मेरे पास क्या है, टेंशन T। ये एंगल थीटा होगा तो क्या ये वाला एंगल थीटा होगा, यस सर। अब बताओ बेटे, mg कहाँ लग रहा है, नीचे, टेंशन लग रही है इधर, ऐसे डायरेक्ट समझते हैं क्या है, झूला झूल रहा है, हाँ। इसको किसने पैसे दिए होंगे, हाँ। तो इसको पैसे किसने दिए होंगे, सर mg तो दे नहीं सकता, तो क्या टेंशन के कंपोनेंट ने इसको पैसे दिए होंगे, यस। द कंपोनेंट ऑफ टेंशन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसलिए किसको रिजॉल्व करेंगे, टेंशन को। प्यारे बच्चों T cos थीटा, और ये क्या आ गया, T sin थीटा। सो दिस T sin थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r एंड दिस T cos थीटा इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों mg। दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो tan थीटा इज इक्वल्स टू v²/rg आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मेरे पास जो v होगा दैट इज अंडर द रूट ऑफ rg tan थीटा। कमाल की बात यह है, आप जानते हैं सर्कुलर मोशन में कोई भी केस आप पढ़ रहे हो, सारे के सारे केसेस में सबके आंसर tan थीटा बराबर v²/rg से ही आते हैं। लेकिन ठीक है, इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। और प्यारे बच्चों स्क्वायर एडिंग कर दूंगा, तो स्क्वायर एडिंग करने पर यहाँ से t² इज इक्वल्स टू mv²/r प्लस mg का होल स्क्वायर, तो यहाँ से इसका अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि सर mv²/r का होल स्क्वायर, mv²/r का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास किसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, टेंशन का। ये मेरे पास किसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, वेलोसिटी का। अच्छा दूसरा प्यारे बच्चों, इसको कभी कभी लोग ओमेगा के टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर ओमेगा को ω² लिख दूंगा तो क्या, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, जहां पे रेडियस r होगी, दैट रेडियस r इज एक्चुअली r इज इक्वल्स टू L sin थीटा। यस, तो रेडियस किसके बराबर होगी प्यारे बच्चों, रेडियस होगी किसके बराबर, L sin थीटा के बराबर हो जाएगी। क्या आशा करता हूं समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों ये आपको ब्रिज पर 3 कार्स इस तरह से शो कर रहा है, तो आपसे पूछा है यार कौन से वाला रास्ता पर पहले तोड़ फोड़ हो जाएगी, मतलब कौन से वाला जो ब्रिज है वो सबसे ज्यादा वीक रहेगा। इसका मतलब ऑब्वियस है जिस पर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगी, क्या ज्यादा होगी, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगी, ऑब्वियस उसी पर वेट ज्यादा होगा। तो प्यारे बच्चों जरा सबसे पहला काम क्या ढूंढे, यस सर आइडेंटिफाई द सर्कल। इसका सर्कल आपको मिल गया, यस सर। क्या बेटे ये होगा सेंटर, बिल्कुल सही बात है। FBD बनाइए प्यारे। अच्छा तो AC हमेशा कहाँ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, क्लियर है प्यारे बच्चों। ये लग रहा होगा mg और ये लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। अब तो मजा आ रहा है, mg माइनस na इज इक्वल्स टू mac, और ac क्या होता है प्यारे बच्चों, v²/r। तो यहाँ से जो na होगा क्या, इसकी वैल्यू हो जाएगी mg माइनस mv²/r। अब चलते हैं पॉइंट बी की तरफ। क्या प्यारे बच्चों ये इमेजिनरी सर्कल है, यस सर। क्या बेटे ये इसका सेंटर है, mg कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, FBD बना, नॉर्मल कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। क्या प्यारे बच्चों इसका जो AC होगा क्या वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा, यस सर। तो ये वाला फोर्स, इस वाले फोर्स नेट फोर्स ये होगा, ये झूला झूलने के लिए पैसे दे रहा है, ये मना कर रहा है। अच्छा अब मैं इसकी इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ, जो फोर्सेस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होते हैं पॉजिटिव, यानी कि n minus mg is equals to mv². This is the normal at B, so that normal at B is equals to mg plus mv², right? क्या क्लियर है? यहाँ कोई झूला नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट सड़क है प्यारे बच्चों। तो क्या mg कहाँ लग रहा होगा, नीचे, नॉर्मल कहाँ लग रहा होगा, ऊपर। तो इस सिचुएशन में जो नॉर्मल रिएक्शन C पॉइंट पर होगी वो किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल्स टू mg। तो मैं कह सकता हूँ सबसे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन कौन से पॉइंट पर है, सर B पर। क्या प्यारे बच्चों उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन कौन से पॉइंट पर है, C पर। और क्या उसके बाद जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कौन से पॉइंट पर है, A पर। तो इसका मतलब सर जो सबसे खतरनाक सिचुएशन होगी वो कौन सी वाली होगी, B वाली होगी।
और सबसे सेफ सिचुएशन कौन सी होगी, ये वाली सिचुएशन सबसे सेफ सिचुएशन होगी। और आप देख रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग आ रहा है। आपने देखा होगा जब इसलिए आपका कार जब कभी भी सर्कुलर पाथ पर जाती है तो अंदर से कुछ कुछ सा लगता है आपको, तो उसकी जो नॉर्मल के वेरिएशन की जो फील है यही एक्चुअल में आपको इसके बारे में आइडिया दे रही है। तो सबसे बढ़िया तरीका प्यारे बच्चों, सेंटर ढूंढो, सेंटर की तरफ एसी लिखो, एक्सेलरेशन पता लग जाए तो फिर तो फोर्स सॉल्व करना बहुत आसान होगा। mg माइनस एन बराबर mv स्क्वायर बाई आर। mg पैसे दे रहा है और n क्या कर रहा है, मना कर रहा है। जो मना कर रहा है उसको क्या कर दो माइनस, जो दे उसे क्या कर दो प्लस, और इनका नेट किसके बराबर, mv स्क्वायर बाई आर के बराबर। आइए करते हैं कुछ और सवाल। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। ये एक पार्टिकल जिसका मास कितना है, हम प्यारे बच्चों ये हॉरिजॉन्टल यानी कि टॉप व्यू क्या है, ये टॉप व्यू में कभी जी को नहीं लिखते। तो टेबल पर एक स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ कितनी है L0, और ये पार्टिकल कैसे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अब जब ये घूम रहा है तो ऑब्वियस इसके पास क्या कुछ पैसे होंगे, यस सर, यानी कि इसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। यानी कि अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो प्यारे बच्चों इसके पास इधर की तरफ ए से कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर आर। आर क्या है, रेडियस। रेडियस होगी L0 या L0 प्लस एक्स। सर ये होगी L0 प्लस एक्स। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना। अब बात है, ठीक है इसके पास एसी है तो मुझे समझ में आता है, बात है कि एसी दिया किसने, ऐसा कौन सा फोर्स है जो इसको एसी दे रहा है। सर मुझे लग रहा है कि ये एकमात्र फोर्स इधर की तरफ क्या लग रहा है, एफएसपी। क्या लग रहा है, एफएसपी। तो इसका मतलब दिस एफएसपी प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि इस एफएसपी ने पैसे दिए होंगे इसको झूला झूलने के लिए, यानी कि सर इसका मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। यानी कि दिस एफएसपी इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों m ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि L0 प्लस एक्स। और एफएसपी कितना है प्यारे बच्चों, एफएसपी होता है के एक्स। क्या होता है, के इंटू एक्स, क्योंकि नेचुरल लेंथ से तो कोई मतलब नहीं है, टोटल एक्सटेंशन कितना है एक्स। तो क्या प्यारे बच्चों ये के एक्स के बराबर आ गया। तो यहाँ से m ओमेगा स्क्वायर L0 प्लस क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास अगर मुझे ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो दिस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स बाई एम L0 प्लस एक्स से ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ के एक्स अपॉन एम L0 प्लस एक्स आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों रिलेशन है, जनरलाइज कर सकते हैं। आपको x दिया हो ओमेगा पूछ सकता है, ओमेगा दिया हो x पूछ सकता है, लेकिन ध्यान रहे एफएसपी में kx आएगा, जबकि रेडियस जो होगी वो L0 प्लस x होगी। प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं ध्यान से, ये दो ब्लॉक हैं M1 M2 टेबल पर रखे। कहाँ रखे, टेबल पर, प्लेस ऑन द टेबल। टॉप व्यू देख रहे हैं, इसका मतलब जी कहाँ लग रहा है, इनवर्ट। जी की बात ही ना करें, ऐसे समझे कि एक टेबल है, इस टेबल पर ये दो ब्लॉक और ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहे हैं। क्लियर है। इस वाली स्ट्रिंग में प्यारे बच्चों टेंशन कितनी है T1, और इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है T2। इस वाली रस्सी की लंबाई है L1 और इस वाली रस्सी की लंबाई कितनी है L2। तो आपसे प्यारे बच्चों पूछ रहे हैं कि यहाँ T1 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। किसके टर्म में, M1 L1 ओमेगा और M2 L2 ओमेगा के टर्म में कैलकुलेट कीजिए। तो इंडिविजुअली देखते हैं। यस सर। क्या सबसे पहले सर्कल, यस सर। क्या सेंटर पता लग गया, यस सर। M1 को पैसे कौन दे रहा है, T1। लेकिन आप भूल गए, क्या प्यारे बच्चों T2 इधर भी तो लग रहा होगा, यस सर। इसका मतलब T1 पैसे दे रहा है, T2 मना कर रहा है। तो क्या इसके पास AC कहाँ हुआ, सर इस डायरेक्शन में हुआ। तो जो AC1 कहूँ, क्या कहूँ, AC1, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है L1। तो प्यारे बच्चों इक्वेशन हो गई T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू M1 ओमेगा स्क्वायर L1। क्या क्लियर है। और जब इसकी इक्वेशन लिखूंगा M2 की, तो क्या लिखूंगा सर, इसको तो केवल T2 लिखा, लेकिन इसकी रेडियस होगी L1 प्लस L2। सो दैट T2 इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों M2 ओमेगा स्क्वायर क्या है, सेम, और रेडियस कितनी होगी प्यारे बच्चों, L1 प्लस L2 होगी। अब मेरे पास कितने इक्वेशंस हैं, दो। इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, T1 एंड T2 कैन बी कैलकुलेटेड। क्या मेरी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, इसका मास कितना है 4 kg। तो इधर T1 इधर T2 और इस डायरेक्शन में क्या लगा हुआ है, जो इसका वीडियो बना दिया है। क्या सेंटर इसका दिखाई दे रहा है, जब इसका सेंटर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब सर ये होगा कि इसके इस तरफ क्या लगाएंगे, एक AC, यानी कि यही इसका नेट
सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि जिसकी वजह से एसी कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर है? अब मुझे फोर्सेस रिजॉल्व करने हैं और ये जो भी फोर्सेस डायरेक्शन में वो इसको सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल को थीटा कहूं तो ये थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा थीटा, ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा थीटा। आइए जरा इसका एक वीडियो बनाता हूँ। ये लग रहा है mg इस डायरेक्शन में। प्यारे बच्चों, ये t1 है, ये क्या है t2। सर ये क्या कहा था, फाइंड द सेंटर, और सेंटर के डायरेक्शन में ही फोर्सेस को क्या कीजिए, ब्रेक कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल कितना है थीटा, तो ये क्या होगा t1 cos थीटा, ये वाला होगा t1 sin थीटा। इसी तरह से ये वाला एंगल भी मेरे पास होगा थीटा, तो ये होगा t2 sin थीटा, ये वाला होगा t2 cos थीटा। और प्यारे बच्चों, AC किधर की तरफ है, इधर की तरफ, तो ये दोनों मिलकर के इसको प्रोवाइड कराएंगे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये इसको बैलेंस कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियस है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में बैलेंस्ड है। तो यहाँ से दो इक्वेशन, पहली t1 sin थीटा प्लस t2 sin थीटा is equals to m omega square r। r क्या है प्यारे बच्चों, r इसकी रेडियस है, ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो मैं इस r की वैल्यू पाइथागोरस से कैलकुलेट कर लूंगा। दिस r is equals to 1.25 स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर का अंडर। क्या क्लियर है? यहाँ से मेरे पास रेडियस आ जाएगी। अब थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। इस वाले ट्राइंगल में अगर आप देखें तो इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल कितना है थीटा, ये 1 है, ये 1.25 है। तो प्यारे बच्चों, जो cos थीटा होगा वो क्या होगा, दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/125, यानी कि 100/125 से इट कम्स आउट टू बी व्हाट 4/5, यानी कि वाओ थीटा इज इक्वल्स टू 37 डिग्री। कितना आ गया थीटा, 37 डिग्री। थीटा पता लग गया, थीटा पता लग गया। यहाँ से मुझे ओमेगा निकालना है, मास पता है, रेडियस पता लग गई है। और दूसरी इक्वेशन यहाँ से क्या आ रही है प्यारे बच्चों, t1 cos थीटा इज इक्वल्स टू mg प्लस t2 cos थीटा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन t1 पता है, थीटा पता है, mg पता है, तो यहाँ से t2 निकल जाएगा। यस सर। और प्यारे बच्चों, यहाँ t1 t2 थीटा रख के मैं क्या निकाल सकता हूँ, ओमेगा कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली मुझे ये समझना था कि यार टेंशन के लिए ये जो कंपोनेंट है ना, यही कंपोनेंट इसको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, mv स्क्वायर में यार प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएंगे, दैट आंसर कम्स आउट टू बी यस, दैट t2 is equals to 11 Newton and the value of omega is 3.768 radian per second। क्लियर है? ओके। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया आर्टिकल है सर्कुलर टर्निंग। वैसे तो आप लोगों को सबको पता है, आपको इसके रिजल्ट्स भी याद है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस को समझने में हम लोग गच्चा खा जाते हैं। एक ही कंसेप्ट से बहुत सारे कंसेप्ट्स में कवर करने वाला हूं। आइए क्लास ध्यान दें। सर्कुलर टर्निंग, ओके, यानी कि आपकी कार वैसे तो नॉर्मल चल रही थी, लेकिन अचानक से आपको क्या करना होगा, अचानक से पता लगा भाई आगे सर्कुलर टर्निंग है। अब सर्कुलर टर्निंग है, इसका मतलब झूला है। अब झूला झूलना है तो क्या चाहिए, पैसे चाहिए। अब प्यारे बच्चों, पैसे का मतलब इधर की तरफ एक फोर्स रिक्वायर्ड होगा। मैं आपको बता दूं, जो गाड़ी के पहिए होते हैं, इन गाड़ी के पहियों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है प्यारे बच्चों, वो फ्रिक्शन एक्चुअल में स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक नहीं होता। ये हम लोग रोटेशन में पढ़ सकते हैं, या आप इस बात को ध्यान रखें, कुछ लोगों को पता भी होगा, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें प्यारे बच्चों, जो गाड़ी के पहियों के बीच और सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन होता है वो कैसा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा सेल्फ एडजस्टिंग होता है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए, अगर कार ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे, तो किसी स्टैंड पे फोटो को खींचो, क्या रिलेटिव स्लीपिंग हो रही है, नहीं, रिलेटिव स्लीपिंग हो रही है, नहीं, तो इसका मतलब फ्रिक्शन कैसा है, स्टैटिक है। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या करता है, अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है, यानी कि जितनी जरूरत होती है उतनी इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर जाता है।
ये अगर नॉर्मल रिएक्शन है प्यारे बच्चों तो फ्रिक्शन इस प्लेन में कहीं भी हो सकता है, आप इस बात को ध्यान रख करके चलें। फिलहाल शॉर्ट करते हैं। ये गाड़ी आ रही थी और सर्कुलर टर्निंग आई, तो सर्कुलर टर्निंग आई तो इसका मतलब इट रिक्वायर्स सम सेंट्रीपिटल फोर्स। यस, तो फ्रिक्शन क्या करता है, पहियों के बीच में अपने आप को ऐसे एडजस्ट करता है कि वो हमेशा सेंटर की तरफ आता है और इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। यार एक बात बताओ, क्या गाड़ी सर्कल पर घूमी? यस सर। अगर गाड़ी सर्कल पर घूमी इसका मतलब स्किड नहीं थी? यस सर। तो बताओ इसका मतलब उसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स है? यस सर। अब वहां पे सुपर स्पाइडरमैन तो है नहीं जिसने ऐसे पकड़ के रस्सी को घुमा दी होगी, तो इसका मतलब कोई फोर्स तो होगा जो सेंटर की तरफ होगा। नॉर्मल आ नहीं सकता क्योंकि ऊपर लग रहा है, एमजी आ नहीं सकता क्योंकि नीचे लग रहा है, तो एकमात्र फोर्स इस प्लेन में कौन है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन अपने आप को ऐसे एडजस्ट करता है कि कहां चला जाता है? टुवर्ड्स द सेंटर चला जाता है। प्यारे बच्चों मैं बात कर रहा हूँ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मतलब ओनली एसी, मतलब एटी जीरो, मतलब अल्फा जीरो। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन टुवर्ड्स द सेंटर आ जाएगा। और प्यारे बच्चों यही क्या प्रोवाइड करेगा? इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो दैट Fs इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। और सब बच्चे जानते हैं ये जो Fs होता है क्या प्यारे बच्चों? लेस देन इक्वल्स टू Fs मैक्स होता है। Fs मैक्स क्या होता है? तो Fs मैक्स होता है म्यू है और m यहाँ पर किसके बराबर है? mg के। और ये क्या है प्यारे बच्चों? mv स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ से जो मेरे पास v की वैल्यू आएगी दैट इज अंडर द रूट ऑफ म्यू आर जी। ओके, तो यानी कि इसका मतलब पार्टिकल की जो स्पीड है वो इससे कम रहनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी। अगर आपने गाड़ी की स्पीड को इससे ज्यादा बढ़ाई तो फिर ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने की संभावना है। इसलिए प्यारे बच्चों को मुझसे पूछे कि मैक्सिमम सेफ स्पीड जिस पर गाड़ी स्पीड ना करे दैट इज इक्वल्स टू म्यू आर जी। क्लियर है? जहां आर इज द रेडियस ऑफ द ट्रैक, म्यू आपको पता होगा, तो मैं इस तरह से क्या कर सकता हूँ, वी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये था कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, गाड़ी कभी स्पीड नहीं कर रही, अब आप क्या कर रहे हैं? गाड़ी घुमा दे रहे हैं लेकिन स्पीड भी बढ़ा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा? फ्रिक्शन एक्चुअल में सेंटर की तरफ ना करके इसी एंगल पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। तो मैं समझ रहा हूँ सर इसका मतलब एटी भी होगा। यस सर। और एसी तो होना ही होना है। और स्पीड बढ़ने का मतलब सर ने बताया था कि वेलोसिटी और एटी की डायरेक्शन क्या होगी प्यारे बच्चों? सेम। तो एटी कौन देगा? क्यों? क्योंकि नॉर्मल कहाँ है? नॉर्मल तो लग रहा है ऊपर की तरफ, एमजी कहाँ लग रहा है? अंदर की तरफ। तो फ्रिक्शन कुछ ऐसे चला जाता है। अगर ये वाला कोई एंगल सपोज थीटा बना रहा हो प्यारे बच्चों, तो क्या फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट ये वाला एफ साइन थीटा होगा, ये कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा। ये कंपोनेंट एफ साइन थीटा प्यारे बच्चों प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये वाला जो कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा प्यारे बच्चों ये देगा एटी। क्या देगा? एटी। यानी कि दिस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इनटू एटी। आशा करता हूं समझ में आया। स्क्वायर ऐड कर दीजिए प्यारे बच्चों, तो जो एफ स्क्वायर होगा क्या वो एम बी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस एम ए टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो और यहां से मेरे पास जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एम बी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस एम ए टी का होल स्क्वायर। क्लियर है? और ये f क्या होता है? दिस f इज व्हाट सर? दिस f इज लेस देन इक्वल्स टू mg। प्यारे बच्चों उसको उठा के यहाँ रखो और सिंप्लीफाई करके v की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। स्पीड की कैसे? स्पीड डिक्रीजिंग, स्पीड डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसका मतलब एसी तो है ही, साथ में एटी भी है, लेकिन इस बार वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है तो प्यारे बच्चों इसका मतलब एटी इधर है, अब एसी क्या है? इधर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता है कुछ इस तरह से कि इसका एक कंपोनेंट एटी देता है और एक कंपोनेंट क्या देता है? एसी। तो अगर आप इस वाले एंगल थीटा को कैलकुलेट कर ले तो सेम सिचुएशन होगी। इसका ये वाला कंपोनेंट इसको क्या प्रोवाइड कर देगा? सर ये प्रोवाइड करेगा इसको एम बी स्क्वायर आर, और ये वाला कंपोनेंट दैट एफ एस कॉस थीटा इट विल प्रोवाइड एम ए टी। क्या मेरी बात क्लियर है? फिर स्क्वायर ऐड कर दीजिए, फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल दीजिए जिसका मैग्नीट्यूड एम बी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर आ जाएगा। प्यारे बच्चों इस एटी को कभी कभी डीवी बाई डी लिख सकते हैं, तो इसको एम डी बाई डी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ।
और ये जो F होगा क्या लेस देन इक्वल्स टू Fs मैक्स होगा? यस सर, यानी कि दिस F इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू mg। तो इस इक्वेशन से मैं फायदा उठा पाऊंगा। इसलिए क्वेश्चन में ध्यान रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वाले क्वेश्चन में अब 80 है तो इसका मतलब अल्फा है, अब कहीं अल्फा दिया तो समझ जाना कि फ्रिक्शन जो है इस तरह से डायरेक्शन चेंज करेगा। इसलिए इसमें अल्फा है, इसमें अल्फा है, इसमें अल्फा नहीं है। क्या क्लियर है? ओके प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बैंकिंग ऑफ ट्रैक। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, जब आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी जो सड़क है अगर वो स्ट्रेट है तो फ्रिक्शन आपको क्या कर रहा है, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जब आप सोचे किसी पहाड़ी पर जा रहे हो तो पहाड़ी में जाते हो तो आपको राउंड 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 घूमना पड़ेगा। जब राउंड 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 घूमना पड़ेगा तो यू मस्ट हैव फ्रिक्शन। और सर सोचिए फ्रिक्शन नहीं है तो आप सर्कुलर टर्न नहीं कर पाएंगे, और जब सर्कुलर टर्न नहीं कर पाएंगे तो क्या आपकी गाड़ी ऑब्वियस है क्या सर्कुलर ट्रैक को छोड़ करके भाग जाएगी। तो इस और कभी कभी जरूरी नहीं कि फ्रिक्शन हमेशा रिलायबल हो, और उस जगह तो फ्रिक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मान लीजिए बर्फ है, कोई ऑयल है, सड़क थोड़ी सी भी चिकनी हो जाएगी तो इसका मतलब आप फ्रिक्शन पे रिलायबिलिटी नहीं रख सकते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जो सड़क होती है इस सड़क को जो मोड़ होता है इसके अंदर की तरफ थोड़ा सा झुका दिया जाता है। इसको झुकाने के कारण क्या हो रहा है, जो पहले नॉर्मल ऊपर की तरफ आ रहा था वो नॉर्मल इधर आ जाएगा। अब इसका एक कंपोनेंट आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, mv²। यार दे देगा, पैसे दे देगा झूला झूलने के लिए। तो प्यारे बच्चों ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। n के दो टुकड़े कर सकता हूँ, ये वाला कंपोनेंट n cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट n sin थीटा। और इधर की तरफ क्या, सर्कल बेटे ये नहीं है, सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसके रेडियस मैंने माना कितनी है, सपोज इसकी रेडियस कितनी हो गई r। तो क्या कह सकता हूँ, n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg एंड दिस n sin थीटा इज इक्वल्स टू MAC, that is mg²/r। प्यारे बच्चों अभी कोई फ्रिक्शन यहाँ नहीं है तो सोचो बिना फ्रिक्शन के भी गाड़ी क्या कर रही है, सर्कुलर टर्निंग कर रही है। डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा इज इक्वल्स टू v²/rg। तो v इज इक्वल्स टू √rg tan थीटा। तो ये वो वेलोसिटी है प्यारे बच्चों जो इस पर्टिकुलर थीटा के लिए डिजाइंड है। ओके यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी को इस रेडियस पर, कितने रेडियस पर, इस रेडियस पर घुमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इतनी वेलोसिटी रखनी होगी। तो आपने देखा भी होगा बोर्ड लगा रहता है गति से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो बोर्ड इसलिए लगा रहता है क्योंकि आप क्या करते हैं, उस सिचुएशन के हिसाब से वेलोसिटी को डिफाइन कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस रिजल्ट को ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, tan थीटा इज इक्वल्स टू v²/rg से थीटा फिक्स है। यानी एक बार सड़क बन गई तो बन गई। जब थीटा फिक्स है तो इसका मतलब tan थीटा फिक्स है। जब tan थीटा फिक्स है, g भी फिक्स है, तो इसका मतलब क्या, v² बाई r कांस्टेंट हुआ। यानी कि इसका मतलब क्या, v² प्रोपोर्शनल टू r हुआ। यानी कि अगर मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो गाड़ी रेडियस बढ़ाएगी, यानी कि ये कार ऊपर भागने लगेगी। और अगर मैंने गाड़ी की स्पीड क्या की, कम, यानी कि मैंने अगर स्पीड बढ़ाई रिक्वायर्ड से ज्यादा कर दी तो रेडियस बढ़ जाएगी। रेडियस बढ़ जाएगी तो गाड़ी ऐसे ऐसे चलते चलते कहाँ जाने लगेगी, ऊपर बड़ी रेडियस वाले पाथ पर। और अगर मैंने इस स्पीड को कम किया तो क्या स्पीड को कम करने पर आर की वैल्यू कम हो जाएगी। यस सर, यानी कि गाड़ी क्या आने लगेगी, स्लो करता हूं तो नीचे की तरफ खिसकने लगेगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आइडियली फ्रिक्शन एब्सेंट होता ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन तो प्रेजेंट होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आप अपनी स्पीड को घटाएं या बढ़ाएं तो उस सिचुएशन में फ्रिक्शन कैसे एक्ट करता है प्यारे बच्चों। तो ये दूसरा आर्टिकल है कि आपने स्पीड को बढ़ाया, किससे ज्यादा किया, v ग्रेटर देन v रिक्वायर्ड। तो अगर आपने v ग्रेटर देन v रिक्वायर्ड किया तो v ग्रेटर देन v रिक्वायर्ड होने पर क्या गाड़ी रेडियस को बढ़ाना चाहेगी। यस, रेडियस को बढ़ाना चाहेगी तो क्या बाहर की तरफ जाना चाहेगी। तो उस सिचुएशन में जो फ्रिक्शन होगा प्यारे बच्चों, ये फ्रिक्शन एक्चुअल में अंदर की तरफ लगेगा ताकि ये इस गाड़ी को बाहर जाने से रोक सकेगा। आर यू गेटिंग माय वर्ड? वरना गाड़ी रेडियस बढ़ा देगी। और जब फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा, एक फ्रिक्शन हुआ, एक प्यारे बच्चों mg हुआ, और एक मेरे पास क्या हुआ, नॉर्मल। सेंटर मुझे पता है AC, तो यहां से n ऑफ फ्रिक्शन यानी कि एक कंपोनेंट फ्रिक्शन का और एक कंपोनेंट n का मिल करके इसको नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे देंगे ताकि उसी रेडियस पर चलती रहेगी।
ये फ्रिक्शन स्टैटिक है। आप जैसे जैसे स्पीड को बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो गाड़ी बाहर जाना चाहेगी, तो क्या फ्रिक्शन अपनी ताकत बढ़ाता जाएगा। जब फ्रिक्शन अपनी ताकत बढ़ाता जाएगा, लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू तक अपनी ताकत लगाएगा। जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उस तक इसको रोक के रखेगा, यानी कि तब तक आप स्पीड को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब केवल इतना सा हुआ कि आप इस केस में एक मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करते हैं जिस तक आप इस रेडियस पर घूम सकते हैं। अभी समय नहीं वरना डेरिवेशन कर सकता था। प्यारे बच्चों, याद रखें वो मैक्सिमम स्पीड जिस पर गाड़ी सर्कुलर टर्न पर घूमती रहेगी, दैट मैक्सिमम स्पीड इज अंडर द रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। क्या क्लियर है? बार बार कहना प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होगा, जो अपने आप को एडजस्ट कर रहा होगा और नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। अगर स्पीड v रिक्वायर्ड से कम होगी, अगर v रिक्वायर्ड से कम होगी तो गाड़ी रेडियस को क्या करेगी, छोटी, रेडियस को छोटा करेगी तो क्या नीचे आना चाहेगी। जब नीचे आना चाहेगी तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, इस केस में फ्रिक्शन प्यारे बच्चों ऊपर लग रहा होगा। जितनी ज्यादा स्पीड कम करोगे उतनी रेडियस कम करना चाहेगी, जितनी रेडियस कम करना चाहेगी उतनी ही फ्रिक्शन की ज्यादा से ज्यादा जरूरत होगी। तो आप कम करते करते एक ऐसी स्पीड ले आएंगे जिस स्पीड पर फ्रिक्शन को मैक्सिमम ताकत लगा देगा, वो मिनिमम स्पीड होगी। उतनी मिनिमम स्पीड पर ये इतनी रेडियस पर चल पाएगा। अगर आपने स्पीड को उससे भी कम कर दिया तो फिर आप अपनी गाड़ी को फिसलने से नहीं रोक पाएंगे। दैट वी मिनिमम इज एक्चुअली, प्यारे बच्चों को इसमें प्लस और माइनस क्या करना है, उल्टे कर देने हैं। तो वी मिनिमम इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ आर जी, यस, म्यू माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, ये कौन सी स्पीड है, ये मिनिमम स्पीड है तब जबकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ये है मैक्सिमम स्पीड तब जबकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और ये तब जबकि कोई फ्रिक्शन नहीं है, उस समय ये रिक्वायर्ड स्पीड का एक्सप्रेशन है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बड़ा, ये वाला आर्टिकल बड़ा फंडामेंटल है। मैं आपको यहीं पे बता दूं, समय कम है। आप जब एरोप्लेन क्या करता है, चलते चलते जब सर्कुलर टर्निंग पर आता है तो वो भी हल्का सा अपने आप को क्या कर लेता है, थोड़ा सा झुका लेता है, ताकि एन का एक कंपोनेंट उसको क्या प्रोवाइड कर दे, नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यही क्वेश्चन आप यूज कर सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई आर जी, एरोप्लेन के केस में यही वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। आगे रोटेशन में बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट पढ़ते हैं कि साइकिलिस्ट अगर कहीं जा रहा हो तो साइकिलिस्ट अपने आप को कितने एंगल पर घुमाए, है ना। होता क्या है, ये एक सर्कुलर टर्निंग है, सर्कुलर टर्निंग पर प्यारे बच्चों ये एक साइकिलिस्ट है। तो साइकिलिस्ट क्या करता है, अपने आप को अंदर की तरफ, किधर की तरफ, सर्कुलर टर्निंग की तरफ थीटा एंगल से घुमा लेता है। तो ये जो थीटा होता है, इसका tan थीटा भी क्या होता है, ये भी एक्चुअल में v स्क्वायर बाई आर जी के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको बैंडिंग ऑफ ट्रैक्स में अप्लाई कर सकते हैं बिना फ्रिक्शन के, आप इसको एरोप्लेन के केस में अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के फॉर्म में भी कर सकते हैं, और आप इसको कॉनिकल पेंडुलम में भी यूज कर सकते हैं। और अगर कभी सवाल ना हो रहा तो इसको तो आप यूज कर ही सकते हैं। थैंक यू। प्यारे बच्चों, जैसे बैंकिंग ऑफ ट्रैक पढ़ा है आपने, ऐसे ही होता है रोटेटिंग बॉल। रोटेटिंग बॉल के अंदर क्या होता है, एक बॉल होती है बड़े बॉल के अंदर, और ये ऐसे ऐसे करके रोटेट करती रहती है। बस इसमें ध्यान रखना है छोटा सा वही सेम कंसेप्ट। जब ये यहाँ होगी तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इसका v स्क्वायर बाई आर देगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ओमेगा नॉट जो इसकी आपके पास आती है, दिस ओमेगा नॉट इज द फिक्स वैल्यू दैट इज अंडर द रूट ऑफ g बाई आर कॉस थीटा। ओके, जहां r क्या है प्यारे बच्चों, इसकी रेडियस है, और थीटा ये वाला एंगल जो इसके साथ वर्टिकल के साथ बनाता है। प्लीज इस बात का आप लोग ध्यान रख करके चलें। बाकी करना कुछ नहीं है, एन का ये कंपोनेंट एम जी को बैलेंस कर देगा, और एन का ये कंपोनेंट इसको एम बी स्क्वायर बाई आर प्रोवाइड करा देगा। क्या क्लियर है? फिर प्यारे बच्चों, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा, ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी, तो क्या बॉल कहाँ जाएगी, ये यहाँ से उल्टा दिख रहा है साफ साफ, कॉस थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा है तो मैं जानता हूँ अगर ओमेगा बढ़ेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, इसका मतलब कॉस थीटा कम होगा तो कॉस थीटा कम होगा तो थीटा बढ़ेगा। थीटा बढ़ेगा तो बॉल कहाँ मूव करेगी, बॉल ऊपर की तरफ मुंह मारेगी। जब ये ऊपर की तरफ मुंह मारेगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। तो ये बिल्कुल सेम केस हो जाएगा जैसा आपने कहाँ पढ़ा था, बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स में पढ़ा था, v ग्रेटर देन v रिक्वायर्ड में। तो अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा रिक्वायर्ड है, तो प्यारे बच्चों के रिजल्ट को याद रखें, ये वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा है जिस तक ये उतनी ही रेडियस पर घूमेगी।
अगर आपने स्पीड को कम किया तो स्पीड को कम किया तो आपके से थीटा कम होगा, बॉल नीचे आना चाहेगी तो नीचे आने से रोकने के लिए ये फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज करके नीचे आ जाएगा, तो ये ओमेगा मिनिमम हो जाएगी। आई सजेस्ट कि आप इस रिजल्ट को क्या करें, बहुत अच्छे से याद रखें ताकि अपना काम हो जाए। तो लेकिन केस कितने बनेंगे? 3। पहला केस जबकि फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, दूसरा केस जबकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है और ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा रिक्वायर्ड है तो ओमेगा मैक्स आ जाएगा, और ये वाले केस में फ्रिक्शन प्रेजेंट है और ओमेगा की वैल्यू ओमेगा रिक्वायर्ड से कम है। तो इस सिचुएशन में इस बॉल पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा प्यारे बच्चों? इस केस में फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। क्या मेरी बात क्लियर है? यहाँ बॉल ऊपर जाना चाहेगी तो इस केस में फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ, जो उसको नीचे जाने से रोकेगा, और इस केस में फ्रिक्शन कितना होगा? 0। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, डेथ वेल रोटर कहलाता है। इसमें ये जो आदमी है ये यहाँ पे बंधा हुआ नहीं है, बल्कि इसके ओमेगा के कारण क्या हो रहा है? चिपका हुआ है। क्यों? क्योंकि काम करते हैं ये जो ड्रम है ये ऐसे करके घूम रहा होगा, तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लग रहा होगा? बाहर की तरफ। m²r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअल में एक तरह का सुडो फोर्स होता है, और इसका मैग्नीट्यूड भी एक्चुअल में mac ही है, यानी कि m²r या m×v²। जानने के लिए आप चाहें तो NLM का लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं, जिसमें सुडो फोर्स पे विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। फिर मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, क्योंकि जो ऑब्जर्वर एक्चुअल में इस फ्रेम में बैठा हुआ उसको देख रहा होगा, उस ऑब्जर्वर का खुद का एक्सेलरेशन क्या होगा? उस ऑब्जर्वर का खुद का एक्सेलरेशन AC होगा, किधर की तरफ होगा? टुवर्ड्स द सेंटर होगा। तो क्या इसका मतलब इस पर एक सुडो फोर्स MAC कहाँ लग जाएगा? बाहर की तरफ। mg कहाँ लग रहा होगा? नीचे। इस वजह से इसके पास एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी, और ये mg को बैलेंस कौन कर रहा होगा? फ्रिक्शन। क्योंकि अगर फ्रिक्शन इसको बैलेंस नहीं करेगा तो ये क्या गिर जाएगा? नीचे की तरफ गिर जाएगा। आशा करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। मैं प्यारे बच्चों इस प्रॉब्लम को इसी फ्रेम में बैठ करके क्या कर रहा हूँ? सॉल्व कर रहा हूँ। क्लियर है? इसलिए मैंने इसके ऊपर एक सुडो फोर्स क्या लगा दिए? बाहर की तरफ। अब एक काम करते हैं, इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, यानी कि जो n होगा क्या वो इसको प्रोवाइड करेगा? m²r, और जो फ्रिक्शन है वो किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। ओके, लेकिन मैं जानता हूँ जो फ्रिक्शन होता है चाहिए कि ऑलवेज लेस देन Fs max, यस सर। और यहाँ से F तो किसके बराबर है? mg। तो Fs max कितना है? और n की वैल्यू कितनी है? m²r। तो mg शुड बी इतने, तो क्या म्यू m²r जैसे चलना हो गए, तो क्या जो ω² होगा इसकी वैल्यू होगी पहले ग्रेटर देन इक्वल्स टू g/μr। क्या क्लियर है? तो यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू होगी दैट इज g/μr, यानी कि इतनी इससे ज्यादा स्पीड से घुमाएंगे तो टिका रहेगा। अगर आपने थोड़ी सी भी स्पीड कम कर दी तो क्या गिर जाएगा? नीचे। इसलिए कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए? कम से कम g/μr स्पीड तो होनी ही चाहिए। प्यारे बच्चों, ये रिंग है जो किससे घूम रहा है? ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। तो आपसे कह रहा है टेंशन इन द रिंग क्या कीजिए? कैलकुलेट कीजिए। अब प्यारे बच्चों इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये घूम रहा है तो इसका जो हर छोटा छोटा सा टुकड़ा होगा, क्या वो हर छोटा सा टुकड़ा एक सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है? घूम रहा है। ये बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, हर जगह पूछा जाता है, इससे इसका रिजल्ट भी आप ध्यान रखें। अब सवाल ये कि इसको mv²/r इस टुकड़े को कौन ले रहा होगा? तो एक काम करते हैं, इसके इस छोटे से पार्ट को जूम करते हैं। क्या करते हैं? जूम। और जूम करके जब इसको देखते हैं तो प्यारे बच्चों ये वो छोटा सा टुकड़ा, ये सेंटर पर एंगल कितना बन रहा है? थीटा। स्ट्रिंग की लेंथ का नाम हमेशा क्या ऐड करती है? टेंशन हमेशा स्ट्रिंग की लेंथ का नाम ऐड करती है। अगर इसकी रेडियस r है तो प्यारे बच्चों ये लेंथ कितनी हो गई? r थीटा। क्वेश्चन में आपको दिया है कि मास ऑफ द रिंग इज m एंड इट्स लेंथ भी m। क्या क्लियर है? तो इस छोटे से dm मास को, जिसको मैं लिख सकता हूँ m/l × r d थीटा। क्या क्लियर है? ऑब्वियस है सर, समझ में आ गया सर। एल का मास कितना है? एल यूनिट का कितना होगा? m/l। तो प्यारे बच्चों r थीटा का कितना होगा सर? m/l × r थीटा। क्या क्लियर है? प्यारे बच्चों टेंशन के ये जो थीटा एंगल है ज्योमेट्री से ये वाला एंगल, इसका आधा θ/2, ये θ/2, ये θ/2, तो ये क्या होगा? θ/2। टेंशन के ये जो कंपोनेंट होंगे
टी कॉस थीटा बाई 2, ये आपस में हो जाएंगे छम्मा छम्मा, और जो टेंशन के कौन से कंपोनेंट, ये वाले जो कंपोनेंट बचेंगे, यही इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, यही इसको झूला झूलने के लिए एसी प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से प्यारे बच्चों ये कंपोनेंट हो गए टी साइन थीटा बाई 2, तो यानी कि सर 2t साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों dm ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकता हूँ। एंगल छोटा है तो छोटे एंगल के लिए साइन थीटा को प्यारे बच्चों थीटा लिख सकता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया 2t थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू m बाई l इंटू आर थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। क्या क्लियर है? यहाँ से प्यारे बच्चों ये कैंसिल, थीटा से थीटा भी कैंसिल, तो द टेंशन इज इक्वल्स टू m बाई l ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर। इस रिजल्ट से पता लगता है कि अगर ओमेगा बढ़ेगा तो टेंशन बढ़ेगी। कभी कभी m बाई में लैम्डा दे देते हैं, फिर रिजल्ट आ जाता है लैम्डा ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर। क्या क्लियर है? ओके, थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 1800212799 1821 799 18002121 799।